अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवेल नाइट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम साथ करने वाले हैं इस नोवेल को साथ करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ़ यू माई डियर, यू ऑलवेज फील मी प्राउड। रेहान शाह ने बहुत फ़ख्र से उस गुलाबी सी लड़की के पेशानी पर बोसा दिया जिसकी रोशन आंखें जहानत की चमक से मज़ीद जगमगा उठी थीं। उन्होंने उसे बाहों में भरकर सीने से लगा लिया। मारे खुशी और मुसरत के उसकी बेहद सफ़ेद रंगत सुर्ख अनारी होती जा रही थी। पापा आप खुश हैं ना? उसने सर उठाकर अपनी बड़ी बड़ी मासूमियत से लबरेज आंखें फैलाकर रेहान शाह की आंखों में झांक कर पूछा। गो के तस्दीक की ज़रूरत न थी। उनका एक अंदाज़ उनकी अंदरूनी सरशारी और खुशी पर महर सबत कर रहा था। ऑफ कोर्स माय डियर, रेहान शाह ने फ़राक दिली से जवाब दिया। जाने भी दे रेहान, क्या बिया सिर्फ आपकी ही बेटी है? मुझे भी तो अपनी बेटी के इस शानदार कारनामे पर उसे मुबारकबाद देने दें। उन बाप बेटी के बेसाख्ता जज्बात के इजहार में कब से मुस्कुराती हुमारा शाह ने बड़ी प्यार भरी मदाखलत की तो वो दौड़ कर उनके पहलू में आ बैठी। कुछ फासले पर खड़ी आरिश शाह बड़ी देर से मोहब्बत और वल्तफ़ात के ये मुजाहरे देख रही थी। उस ख़ानदान का बहुत अहम फ़र्द होने के बावजूद उसे अपने आप बहुत गैर अहम लग रहा था। इंसल्ट के एहसास ने बड़ी तेज़ी से उसे अपने शिकंजे में जकड़ा था। शाह पैलेस की दरो दीवार भी उसके मकीनों के साथ खुशियाँ बरसाने में महूँ थे। अरीशा उस सब से बहुत बेजार होने लगी थी। मेरी बेटी को क्या चाहिए? आज वो जो मांगेगी उसे मिलेगा। रेहान शाह ने बड़े शाहाना अंदाज में उसे पेशकश की। आरिश बेटा, आप क्यों इतनी दूर खड़ी हैं? आज तो आप भी जो चाहें पापा से ले सकती हैं। रेहान शाह ने आरिश को पकड़कर अपने पास बिठाया और बहुत मोहब्बत से पूछा। पापा, सीएसएस में फ़र्स्ट पोजीशन बिया ने ली है और मैंने नहीं। जो उसके साथ साथ मैं भी उस सारे मामले के हिस्सेदार बनूं। अबिया शाह के सदक़े में मुझे कोई शक नहीं चाहिए, कोई शय नहीं चाहिए। वो बहुत संजीदगी से बोली थी। रेहान शाह के मुस्कुराते लब सिकुड़ गए थे। अमारा शाह भी ठटक कर उसके रवैये की संजीदगी और तलखी पर गौर करने लगी थी। ये अबिहा का सदका नहीं आरिश, मेरी जान, ये बात आपने सोची भी कैसे? मैं हमारे लिए आप भी इतनी ही अहम है जितनी कि अबिहा। हमारा शाह ने उसे बेसाख्ता बाहों में भरा था। कुछ देर कबल हंसता मुस्कुराता मंजर सोगवार सी फिजा की चादर से सायादार हो गया था। आरिश, तुम्हारी ये बातें मुझे पापा से ज़बरदस्त सा गिफ्ट दिलवाने में कोई मनफी असर नहीं डालेंगी। वो तो पापा अपने शौक और चील रवैये से उसने माहौल पर छाए बोझलपन को कम करना चाहा। वो तो हम अपनी बेटी को ज़रूर देंगे। वो मांग कर देखे तो अभी शाह की कोशिश को रेहान शाह ने नाकाम होने नहीं दिया था। पापा, जिस बेटी को बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है वो मज़ीद किस चीज़ की आरज़ू करे? हाँ, शायद ज़िंदगी के इस सफ़र में मुझे कभी आपसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, पर प्रॉमिस मामा पापा, आप मुझे तब खाली हाथ नहीं भेजेंगे। सुनहरी आंखों में उम्मीद की लहरें बड़ी नुमायाँ थी। इतनी प्यारी बेटी के लिए तो पापा अपने खून का आखिरी कतरा भी दे देंगे। खुदा वो वक़्त कभी ना लाए बिया जब आप मुझसे कुछ मांगो और मैं वो आपको ना दे पाऊँ। रेहान शाह आप दीदा हो गए। प्लीज़ पापा, डोंट डू दिस। उसने लाड से उनकी आंखें अपनी नरमी हथेलियों से पहुँच डाली। अल्लाह ताला से हज़ारों कामयाबियाँ मेरी बेटी के नसीब में लिखे। खुदा आपको वक्त बुलंद करे। अमार शाह ने उस दिल से दुआ दी थी कि वो शायद इस बात का असर ज़ायल करना चाहते थे जो आरिशा की तलखी ने अबीहा शाह के दिल में पैदा की थी। इतनी मोहब्बतों और चाहतों के दरमियान खड़ी बैठी वो कोई सल्तनत की शहज़ादी ही तो लग रही थी। खुशियाँ पाते जाना और फिर खुशियों के सफ़र पर गामज़र रहना जिसे उसका हक़ हो। आरिश शाह ने इस बेहद हसीन लड़की के मुस्कुराते खुदकाल को बगौर देखा, जिनमें कुछ पा लेने का गुरूर था, हर मैदान को फतह करने का फ़ख्र था, हर दिल पर राज करने का गर्व था। उसका जी चाहा था कि उसे ये सब कुछ मिल जाए, ये मंजर यूं ही सजा रहे, बस उसमें एक किरदार बदल जाए। अबिहा शाह की जगह वो अपनी माँ के पहलू में सज जाए। मगर वो महज सोच कर रह गई। काश तुम पैदा ना हुई होती अबिहा, काश मैं अकेली इस मोहब्बत और तवज्जो की हकदार ठहरती। ऐसी कई काश और इस काश के आगे की कहानियाँ उसके दिमाग में रक्स करने लगी थी। मामा, इतनी ज़बरदस्त न्यूज़ सुनाई है, बिया ने सेलिब्रेट तो करना चाहिए। मैं ज़बरदस्त से डिनर का अरेंज करती हूँ। अपनी सोचों से फ़रार कर हासिल करने के लिए उससे वहाँ से हट जाने में ही आफियत जानी थी। शाह पैलेस अमारा शाह और रेहान शाह के आशियाने से सजा था, जिसकी देरो दीवार में उनकी दो खूबसूरत और मासूम बेटियों की मुस्कुराहटें और यादें बिखरी थी। शादी के 5 सालों तक खुदा ने उन को औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा। ऐसे में आरिश शाह के आने की खबर उनकी जामद ज़िंदगी में नामनुस से हलचल पैदा कर दी। अमार शाह और रेहान शाह की उम्मीदों का वाहिद मरकज़
अरीश शाह थी, वो उनकी सुबह का सितारा थी। उसे ज़िंदगी के अव्वलीन दौर से ही दूसरे बच्चों से कई ज़्यादा मोहब्बत और अहमियत मिली। उन दोनों मोहब्बतों की चाहतों ने उसे बहुत छोटी उम्र में एहसास दिला दिया कि वो एक गैर मामूली बच्ची है। उसकी ज़ुबान से किसी ख्वाहिश का इज़हार होने से कबल ही रेहान शाह उसकी आरज़ू पूरी कर देते। उसके पाँव ज़मीन पर नहीं टिकते थे, उसका ठिकाना आसमान की वसअतें थी। अरीश शाह बुरी तरह उन रवैयों की आदी हो चुकी थी। जब अबीहा शाह की आमद ने उस मोहब्बत को बांटना शुरू कर दिया, वो दोनों उस नन्ही सी परी में मसरूफ़ हो गए, तो उनकी बेतोजी अरीशा शाह को बहुत खुली थी। वो अब भी वैसे ही उसे तवज्जो देते थे, मगर कुछ कमी तो ज़रूर थी। अब जो तमाम वक़्त अरीश शाह के लिए होता था, उसके हमा वक़्त की हिस्सेदार अबीहा शाह भी थी। जहाँ सिर्फ़ अरीश शाह की शॉपिंग की जाती, वहाँ अब अबीहा शाह भी थी। जहाँ सिर्फ़ अरीश शाह की ज़हानत और खूबसूरती के चर्चे थे, वहाँ अबीहा शाह भी मुआवज़ाना की करने के लिए तैयार खड़ी थी। अरीश शाह कोई खूबसूरत शराकत दरकतन पसंद नहीं आया था। अबीर शाह को महफिल पर छा जाने का हुनर आता था। बचपन में वो निसाबी सरगर्मियों के अलावा गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेकर तमाम टीचर्स और वालिदैन की तवज्जो का मरकज़ बन रही रहती। तो जवानी में उसका शौक़ व शंग रवैया और बिला की हाजिर जवाबी हाज़रीन महफिल की तवज्जो उससे हटने नहीं देती थी। वो तो बहुत पुरएतमाद थी। अरीश शाह भी उससे कम नहीं थी। खूबसूरती और ज़हानत में वो उसका हमा पला थी, मगर न जाने क्यों उसकी मौजूदगी हमेशा उसे ख़ाइफ़ रखती थी। अबीहा शाह को सामने पाते ही वो पस मंज़र में चली जाती और मंज़र सिर्फ़ अबीहा शाह ही से ही भरा जाता। ज़िंदगी के हर मैदान में उसे अबीहा शाह खुद से एक कदम आगे नज़र आती। उसके अंदर रंजीदगी और मलूल सा हसास जड़ पकड़ चल रहा था, और शबाब की दहलीज़ पर कदम रखने के बाद तक ये एहसास हसद की सूरत इख्तियार कर चुका था। उसे उसकी किसी फ़तह से कोई सरोकार न था, और वो उससे सख्त मतफर और बेसार थी। अबीहा शाह के वजूद से किसी कांटे की तरह चुभता था। वो उसकी मुस्कुराहट नोच लेना चाहती थी, उसकी ख्वाब तोड़ देना चाहती थी, मगर वो बेबस थी। अरीश शाह आईने के सामने खड़ी अपने कद और खूबसूरती की इंतहा को छूती शख्सियत को बगौर जायज़ा ले रही थी। अबीहा शाह से हसद की एक और कौंपल ने उसके वजूद में नशोनुमा पाई थी। पीच कलर की लंबे ढेले ढाले करते, जिस पर वाइट एम्ब्रॉयडरी दामन पर आस्तीनों पर हुई थी ढलते दुपट्टे की हमरा उसका नाजुक वजूद बहुत पुरकशिश और नुमाया लग रहा था। लंबी लंबी घनी पलकें, स्याह बड़ी बड़ी आंखों पर साया फकंदा सतों नाक और खमीदा लब, उस पर सुर्ख फतन तारी रंगत व हुस्न की एक मूर्ति थी, जिसकी नज़ाकत क़यामत पर बर्पा कर रही थी। वो किसी तौर अबीहा शाह से कम नहीं थी। वो तो फिर उसे छोड़कर शाम फ़ारूक ने अबीहा शाह का इंतखाब क्यों किया? अरीश शाह ने खुद को आईने के सामने से हटाया और बत्तियां गुल करके सोने के घर से लेट गई, मगर नींद का ठिकाना आज आंखों में नहीं था। शाहजम फ़ारूक, जो उसका बचपन का साथी था, ख़ानदान की सख्त रवायात के बावजूद उसने उसके शख्स से रिश्ता कायम रखा था। ख़ानदानी इक़्तिदार को फैलाकर उस दोस्ती को ज़िंदा रखा था। शाह ख़ानदान की औरतों को तो नंगे सर घर में घूमने की इजाज़त न थी, तो फिर मर्दों में मेलजोल दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है। उस सब के बावजूद दरियान शाह ने अपनी दोनों बेटियों को अक्ल और शऊर की मनासिल अबूर करने और जदीद दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया। उस तमाम दौरानिए में उन दोनों बहनों ने भी उनके एतमाद को बहाल ही रखा था। कभी कोई ज़िक्र नहीं पहुँचाया था, जिस पर रेहान शाह को बहुत फ़र्क था, लेकिन फिर भी अरीश शाह ने शाहजम फ़ारूक से रिश्ता मंसूब किया था, मगर अपने दिल की ख्वाहिशात को प्रचार कभी खुले आम नहीं किया था। वो खुद भी अभी इस किस्से से बेखबर रहना चाहती थी, मगर अबीहा शाह यहाँ भी उसे मात देने पहुँच गई थी। MSc केमिस्ट्री के फ़ाइनल ईयर के तालबा अबीहा शाह एक नज़र में शाहजम फ़ारूक की नज़रों में मिस परफेक्ट के तौर पर समा गई। शाहजम फ़ारूक 4 साल बाद अमेरिका से हायर स्टडीज़ के बाद पाकिस्तान लौटा था। वो अरीश शाह के मिलना चाहता था, जो MSc के बाद फारिग हुई थी, वो बहाने से अबीहा के साथ यूनिवर्सिटी आ गई थी। उस क्लास में भेजने के बाद वो खुद कैंटीन में उस मखसूस जगह पर चली आई थी, जिसका शाहजम फ़ारूक ने उससे जिक्र किया था। ब्लू जीन्स और ग्रे लाइनिंग वाली टी-शर्ट में आंखों पर गॉगल्स चढ़ाए वो मज़ीद जाज़ब हो गया। 4 साल बाद उसे अपनी निगाहों के सामने पाकर अरीश शाह का दिल तमाम जज्बे अयां करने को बेताब था। तुम्हें पता है अरीश, तुम्हारा ये तकद्दुस और झिझक मैंने इन 4 सालों में बहुत मिस किया। वहाँ जाकर मुझे मशरक़ी औरतों के हया के मासूम हुस्न का अंदाज़ा हुआ। अरियाश मुनासर और बेपाक नज़ारे मेरी आंखें जलाने लगते थे। बस मैंने तो स्टडीज़ कंप्लीट होते ही भागने की। बहुत एहतराम से उसे देखते हुए पूरी सच्चाई से इतराफ़ कर रहा था, जो लेमन दुपट्टे के हाले में न जाने क्यों सिमटी थी।
जा रही थी। हम न जाने कितने साल से दोस्त हैं अरीश, मगर आज तक तुम्हारे किसी अंदाज़ से भी मुझे एहसास नहीं हुआ कि तुम हमारे माबेन खूबसूरत रिश्ते को किसी और रंग से देखते हो। वो बहुत सोच-सोच कर लफ्ज़ों का इंतख़ाब कर रहा था। इस वजह से तुम मेरे लिए पहले से भी ज़्यादा काबिल एहतराम हो। जवाबन वो बहुत खुलकर मुस्कुराई थी, अंदर अब बाहर अजीब सी सरशारी सरायत कर रही थी। कब से मैं ही बोले जा रही हूँ, तुम भी कुछ बोलो। अचानक से उसे सिटक कर कहा, मैं क्या बोलूँ, मैं तो तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। चेहरा अपने हाथों के प्याले में सजाकर उसने कतरे मुतमिन होकर कहा, हाउ स्वीट, आई मिस दिस स्माइल, आई एम वेरी एवरी टाइम। अच्छा कोई और बात करो, अबीहा का लेक्चर ओवर होने वाला है, हमें निकलना है। उसकी मुस्कुराती आंखों से कंफ्यूज होकर उसने जल्दी से मौजू बदला। ओह हाँ, मुझे याद आया, तुम जिसके साथ आई वो लड़की तुम्हारी सिस्टर है ना? हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? वह अरीशाह ने चौंक कर दरियाफ्त किया। कुछ नहीं यार, एक बार भी तारुफ नहीं करवाया तुमने अपनी सिस्टर से? वो मसनूई खुफी से बोला। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, एक्चुअली उसे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है। उसे कुछ कुछ खफत से बताया। शी इज़ सो प्रिटी जस्ट लाइक यू। उसने अबीहा की खूबसूरती पर तबसरा किया। अगर तुम्हारी बहन को शाह पहले से चरा लूँ तो क्या तुम लोगों को कोई इतराज़ होगा? वो बहुत खुले अल्फाज में अपना मुद्दा बयान कर रहा था। क्या मतलब जब मैंने उसे तुम्हारे साथ आते देखा तो न जाने क्यों मेरे हार्ट ने एक बीट मिस की। अरीश, ऐसा किसी लड़की को देखकर मेरे साथ नहीं हुआ, बस मेरे दिल ने कहा, क्या कहा है कि यही है कि मेरी बेटर हाफ। वो बहुत जज़्ब से कह रहा था और अरीशा के दिल में बस एक दर्द उठा। वो किसी और का नाम लेता तो शायद उसे सब्र आ जाता, मगर उस मैदान में भी उसके मुकाबले अबीहा शाह थी। वो फिर उसकी मोहब्बत पर भी काबिज़ हो गई थी। शाज़िम फ़ारूक न जाने और क्या कह रहे थे, मगर उसकी स्याह आंखों के पानी ने उसे वहाँ बैठने नहीं दिया था। वो अबीहा का इंतज़ार किए बगैर ड्राइवर के साथ घर आ गई थी। एक शिकस्त का सिलसिला था जो उस दिन उसके नसीब में लिखा गया था। जब उस घर में अबिया शाह ने जन्म लिया, उसे नफ़रत महसूस हुई थी, उससे शदीद नफ़रत। काश तुम पैदा होते ही मर जाती अबीहा, मैं मर जाती तो मुझे कभी ये शिकस्त अभी मर जाती तो कभी ये शिकस्त ना होती। मैंने हर कदम पर तुम्हारी मौत बर्दाश्त की, मगर ये दर्द मेरी रगों का चीर रहा है, मेरे अंदर की घुटन भर आ रहा है। मेरी बेबसी मुझे किसी नाग की तरह डस रही है। अपना दुख किससे कहूँ? काश मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल पाती, काश मैं तुम्हें ख़त्म कर सकती अबीहा। वो तकिए में मुँह देकर फूट फूट कर रोती। बचपन से लेकर अब तक जिस दर्द को उसने अपने अंदर समेट कर रखा था वो आज फट पड़ा था। अपनी बेबसी पर उसका कर्ब उसके वजूद को काट रहा था। खुद को सारी दुनिया से छुपाकर उसने हर रात सिसकते हुए गुजार दी थी। अब बोर नहीं अबीहा शाह, बहुत रुला लिया तुमने मुझे। मेरी ज़िंदगी के तमाम के दिन बहुत ज़ाया कर दिए है मैंने सब्र और बर्दाश्त के साथ। अब तुम्हें हिसाब देना होगा। उसने बहुत बेतरतीब से हथेली की पुछ से आंसू को रगड़ा, एक अज़म के साथ डीन को गले लगा लिया। मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप मिला है। एक और खुशी अबीहा शाह का चहकता हुआ लहजा उसे लाउंज में सुनाई दे गया और उसका मूड न जाने क्यों ऑफ होने लगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो पहले ही पता था कि मेरी बेटी बहुत सही है। हमारा शाह उसे खुद से लगाए लाउंज में ला रही थी। अरीश, तुमने सुना मुझे? हाँ, मैंने सुना, मगर उसमें इतना शोर मचाने वाली कौन सी बात है? मुझे समझ नहीं आता पिया। इन छोटी-छोटी बातों को बड़ा बनाकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? तुम बहुत सही हो, तुम्हारे मुकाबिल और कोई नहीं है, या तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो? वो ज़हरखंद लहजे में बोली। अरीश, मैंने ऐसा कब कहा? वो बहुत हैरत से खोया हुई उसने उसकी मुस्कुराहट नर्म होठों के गोशों में दोबारा सिमट गई। कहा नहीं, मगर तुम्हारा हर अंदाज यही साबित कर रहा है। हर रोज़ एक नई बात है, एक नया कारनामा। तुम बस यही चाहती हो कि मामा और पापा की तवज्जो तुम पर से ना हटे, मुझे ना प्यार और मोहब्बत दे सके। यही मकसद है ना तुम्हारा? वो फट पड़ी। अरीश शाह हमेशा ऐसे ही करती थी। वो जब भी खुश होती वो अपनी हसदाना बातों से उसकी मुस्कुराहट छीन लेती। उसकी सुनहरी आंखों में सफ़ेद मोती बड़ी तेज़ी से जमा हुए थे। अरीश, ये क्या कह रही हो तुम? रुला दिया ना छोटी बहन को। अरीश, मेरी जान, तुम मेरे लिए क्या हो? मैं तुम्हें कैसे समझा दूँ? और हमारा शाह से मोहब्बत उसके जहन पर जमी गिर्द को साफ करना चाहा। मत करे मेरा एहसास, मत खाए मुझ पर तरस। बहुत जालिम हो ना मैं? अपनी मसलूम बेटी को बहलाएं, प्लीज़ डोंट कम टू मी। वो रोते हुए बोली और वहाँ से भागी। अमारा शाह हक व दक से उसके लबों से आज़ाद होने वाले अल्फाज के मायने और मतलब की कंगार रही थी। ऐसा क्यों है मामा? अरीश क्यों मुझसे दूर रहती है? बचपन से लेकर अब तक मुझसे न जाने क्यों भागती है? मामा, मैंने ऐसा क्या किया है जो अरीश मेरे साथ ऐसा जुर्मी रवैया अपनाए हुए है? अबीहा शाह हकीकतन परेशान हो उठी थी। कहने को वो दो बहनें थी, मगर बेतकल्फ़ी नाम को ना थी। अबीहा शाह ने जब भी उससे घुलने मिलने की कोशिश की, अरीश ने फासले बढ़ा दिए। उसका दिल दुख से भर गया। पता नहीं बिया कहाँ मेरी परवरिश में चौक हो गई, जो अरीश के अंदर ये खालीपन पैदा हो गया। उन्हें लगा था उनका ख़ानदान बहुत मुकम्मल और भरपूर है, मगर ये तो उनकी गलत फहमी थी। उनकी तमाम तर चाहतों के बावजूद वो तन्हाई का शिकार हो चुकी थी। कब से अबीहा शाह को मोबाइल पर बीप कर रहा था, मगर वो लाउंज से गायब थी।
हमारा शाह किचन में मसरूफ़ थे और रेहान शाह ऑफिस आ चुके थे। वो कुछ देर से उसके आने का इंतज़ार करती रही, मगर फिर उठकर खुद ही कॉल रिसीव की। यार कब से कॉल कर रहा हूँ, प्लीज़ यार मेरा लैपटॉप लाओ, ले आओ, रात को तुम्हारी तरफ भूल आया हूँ, मेरे ऑफिस ले आओ, मैं उसमें बहुत अहम प्रिंट्स फाइल हैं, मुझे आज उसे मीटिंग में डिस्कस करना है। दूसरी तरफ भारी भारी मर्दाना आवाज़ उसके समाता से टकराई। जी क्या कहा? वो हैरत से बोली। ओह, आप अरहम नहीं हैं? दूसरी तरफ से वो शख्स ठिठक गया। लेट मी चेक द नंबर, और खिसाकर बोला और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। क्या अभी है वाकई उस शख्स को नहीं जानती और गलती से उसका नंबर इधर मिल गया, या वो शख्स बहाना कर रहा था? नहीं नहीं, अभी ऐसी तो नहीं है। उसके दिल ने फ़ौरन उसे गवाही दी थी। किसकी कॉल थी? बिहा ने टावल से चेहरा खुश करते हुए पूछा। रबिया का था। रबिया का था। तुम्हें बताने के लिए कॉल की थी कि आज वो यूनिवर्सिटी नहीं आएगी। उसने बहुत सफाई से झूठ बोला। ओके, बिया ने मुख्तसर कहा और किचन में नाश्ते की घर से चलेगी। बिया आज अपना सेल छोड़ जाओ, मैंने अपनी कुछ फ्रेंड से बात करनी है। आज पापा मेरा सेल चेंज करवाने के लिए ले गए हैं। वाई नॉट मम्मी माय डियर, उनके ओके फिर मिलते हैं, सी यू। बिया ने बहुत मोहब्बत से उसका रुखसार चूमा और फाइल वगैरह उठाकर ग्लास डोर दिखे वहाँ से बाहर निकल गई। अबे घा, अगर नंबर चेंज किया है तो मुझे एक बार बताने से क्या वो मुझे अजबर हो जाएगा। शाहवीज़ अली ख़ान उस पर चढ़ दौड़ा था। क्या हुआ यार, लैपटॉप भिजवा तो दिया था ना मैंने। वो जो अभी तक नरम गरम बिस्तर में घुसा था, उसके कंबल खींचने पर इत्तेजाज़ नूट पड़ा। हाँ वो तो मैंने अपनी सेक्रेटरी तुम्हारे लैंडलाइन नंबर पर मैसेज छोड़ने को कहा था। मसूफ तक पैगाम पहुंचा। तुम्हारी मीटिंग हो गई ना? प्रेजेंटेशन फाइनल और लैपटॉप पहुंच गए। फिर मसला क्या है? वो झुलाकर बोला और हाथों से बालों में कंघी चलाई। पहले अपना नंबर सेंड करो, फिर बताता हूँ। और हमने नंबर भेजा और शाहवीज़ से उसे फीड कर लिया। मुझे तुझे अर्जेंट कॉल करनी थी और तूने नंबर चेंज कर लिया। रात को तूने एक बार दोहराया था तो मेरी जहन में कुछ फिगर्स थे, मैंने अंदाज़ा से मिलाया तो यार किसी लड़की का मतलब नंबर निकला और मैंने तस्दीक किए बगैर तमाम अहकामात से इश्यू कर दिए जो तुझे करने थे। वो खफा सा बोला। सो वर्ड, गलती हो गई तुमसे, बात ख़त्म। उसमें इतना महसूस करने वाली कौन सी बात है? उसने कान पर से मक्खी उड़ाई। हाँ, अगर तुझे इस रॉन्ग नंबर हसीना की आवाज़ से प्यार यार हो गया है तो परेशानी वाली बात नहीं है। बात है वो आँख दबाकर कमीनगी से बोला। बकवास मत कर, इतना घटिया हरकत तो ही कर सकता है, ये मेरा म्यार नहीं है। जो अपन मुस्कुराकर मज़े से बोला। जब ऐसा कुछ नहीं है तो फिर क्यों मेरी नींद उड़ाने शैतान की तरह हाजिर हो गया? वो वार्डरोब खोलकर अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करने लगा। साथ साथ ज़ुबान से हिसाब बेबाक करने का अमल भी जारी था। दोपहर की 3 बजे तक जो वेला आराम फरमाते थे, शैतान वो होते हैं जो सारे काम निपटा कर आते हैं, वो नहीं। उसने भी बदला चुकाने में एक लम्हा लगाया। यार क्या सोच रही होगी वो लड़की मेरे बारे में? उफ़, वो तो कुछ नहीं सोच रही होगी, अलबत्ता तो ज़रूर सोच रहा है उसके बारे में। उसे साफ कोई से कहा। बकवास न करो, शाहवेज़ ने संजीदगी से कहा। तू कॉल करके एक्सक्यूज़ कर ले, सिंपल। उसने आइडिया दिया। ओके, तू जा नहा ले, तब तक मैं कॉल करके देखता हूँ। ठीक है, अरम ने कहा और वॉशरूम में घुस गया। बाल एक बार फिर खनका था। फिर से वही नंबर ब्लंक कर रहा था जिससे सुबह कॉल आई थी। अरीश शाह की आंखें अनजानी खुशी से चमक उठी। उसने 5वीं 6वीं बेल पर कॉल रिसीव कर ली। हेलो, अंदरूनी खुशी पर काबू पाते हुए नॉर्मल अंदाज में बोली। जी मैं शाहवीज़ अली ख़ान बात कर रहा हूँ। उसने अपना तारुफ करा। आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो अनजान बनकर बोली। लहजे में हैरत का अंसर बहुत नमाया था। जी यू आर राइट, सुबह मैंने गलती से आपके नंबर पर कॉल कर दी थी। उसे याद दिलाना चाहा। जी की होगी। उसे सर सारी अंदाज में अपनाया। मैं आपसे एक्सक्यूज़ करना चाहता था। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सक्यूज़। वह शायद से बोला। इट्स ओके, कोई बात नहीं, बात ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। आई डोंट माइंड, मेरा नहीं ख्याल इसमें इतना नादम होने वाली कोई बात है। चौबन वो शिफुफ्ती से मुस्कुराई। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, आरिश ने मुख्तसर कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसका जहन बहुत तेज़ी से नाना बाने बन रहा था। उसे न जाने क्यों यकीन हो चला था कि ये रॉन्ग नंबर दोबारा ज़रूर कॉल करेगा। अब उसे बस अगले मौके का इंतज़ार था। बिया, मैं सोच रही हूँ तुम्हारा नंबर ही रख लूँ, तुम्हारा मेरा सेल और नंबर ले लो। वो यूनिवर्सिटी से लौटी तो अरीश ने सोची समझी बात की। हूँ मैं समझी नहीं, उसने चौंक कर इस्तफसार किया। इसमें ना समझने वाली बात कौन सी बात है? वो फ़ौरन तंग कर बोली। मेरे कंटेक्ट में जो लोग हैं वो मैं और आपके कंटेक्ट में मुझसे गैर शानाशा हैं, तो मैं कैसे मैनेज करूँगी? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल न्यू है तो वो सबको दे दो, और मैंने आज का काफ़ी फ्रेंड्स को ये नंबर दे दिया है। यू डोंट वरी अबाउट इट। वो मज़े से बोली। फिर भी तुम्हें यही नंबर चाहिए तो इट्स ओके। मुँह बसोर कर बोली। नहीं नहीं प्लीज़ आरीश, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ये नंबर रख लो, मैं तुम्हारा नंबर रख लेती हूँ।
वो उसकी नाराज़गी से घबरा कर बोली, थैंक्स अलॉट पिया, लव यू माई बेबी। उसने मोहब्बत से उसके रुखसार को छुआ तो उस प्यार भरे अंदाज पर अबिहा शाह हैरानी और मसरत के मिले जुले तासरात के हमरा अपने कमरे में घुस गई। कैसी हैं आप? मैं मॉनिटर की स्क्रीन पर शाहवीज़ के अल्फाज चकमका रहे थे। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब टाइप किया। उसकी उंगलियां बहुत तेज़ी से बोर्ड पर चल रही थी। कल शाम को शाहवीज़ का गुड इवनिंग का मैसेज आया था और साथ ही उसने कभी कभार फॉरवर्ड मैसेजेस भेजने की इजाज़त भी मांगी थी। तभी अरीश शाह ने उसे अपनी नई ईमेल उसे सेंड की थी उसे कि वो उस पर उससे बातचीत करे। आज 10 बजे जैसे ही उसने कंप्यूटर ऑन करके देखा तो पहली ईमेल शाहवीज़ की ही थी। दैट्स गुड, अभी तक आपने मुझे अपना गुड नेम नहीं बताया। उसकी तरफ से दूसरी ईमेल आई, मेरा नाम अबिहा शाह है। उसने जवाब भेजा, वाओ बहुत खूबसूरत नाम है। झट से जवाब आया, थैंक्स। अरीश ने मुस्कुराते हुए टाइप किया, क्या करती हैं? शाहवीज़ अली खान ने दरियाफ्त किया, आई एम MSc केमिस्ट्री कर रही हूँ। फंटास्टिक, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है काफ़ी इंटेलिजेंट है। आपको काफ़ी मुतासिर नज़र आ रहा था और अबिहा शाह की तारीफ सुनकर न जाने क्यों उसका दिल दिमाग बेजारी की तरफ सफ़र करने चला लगा। मुझे नींद आ रही है, इफ़ यू डोंट माइंड आई वांट टू टेक सम रेस्ट। उसने बेदरी से टाइप किया और नेट बंद करने के बाद कंप्यूटर भी शट डाउन कर दिया। अरीश बहुत बिजी रहती है आजकल, खाने पर भी तुम्हारी शक्ल देखने को मिलती है। अबिहा ने मायोनीज स्लेट में मिक्स करते हुए पूछा, बस यार कुछ डिज़ाइंस बना रही हूँ। ऑनलाइन कंपनीज के साथ रब्ता कर रही हूँ ताकि ऑनलाइन कुछ ट्रांजैक्शन कर सकूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम मास्टर्स माइंड हो। जो स्कॉलर तुम्हारे पास है यू शुड यूटिलाइज इट। वो सराहने वाले अंदाज में बोली, तुम आज किचन में कैसे? बस कुकिंग का शौक़ चढ़ा है, आज रशियन सैलेड ट्राई कर रही हूँ। तुम कोई मैदान छोड़ना नहीं चाहती हो ना? फिर हर जगह अपनी फतह के झंडे गाड़ना चाहती हो? ओह कम ऑन अरीश, अब ऐसा कुछ मत कहना कि मुझे अपना ये शौक़ भी छोड़ना पड़े। वो कुछ डर कर बोली तो जॉबर खिलखिला दी, नहीं तुम मुझे गलत मत समझो, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ तो मुझे अपनी पसंद वगैरह बता दो, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेती आऊँगी। नेकी और पूछ चलो बताती हूँ। वो उसे अपने कमरे में ले आई। खैर तो है, आज मेरा इंटरव्यू लेने आई हो। उसकी पसंद नापसंद के बारे में तफसील बात कर रही थी। आज शायद पहली बार वो इतना तवील गुफ्तगू कर रही थी। मुझे शर्मिंदा मत करो अभी। वो हलावत अमीज़ लहजे में बोली, आई डोंट माइंड इट मीन अभी अबिहा ने नरमी से कहा, ओके मैं निकलती हूँ। कहकर वो बाहर निकल गई। आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? शाहवेज़ खान ने पूछा। बेबी पिंक। अरीश शाह ने मुख्तसर टाइप करके बेचा, नाइस कलर, बहुत मासूम रंग है, आपकी पसंद है। मुझे लगता है आप खुद भी बहुत मासूम है। शाहवीज़ अली खान का तबसरा आया, ये बात तो देखने वाली है, यही बता सकता है, मुझे तो पता नहीं। अरीश ने जवाब दिया, तो फिर कब मिलेंगे मुझसे? कुछ बेताबी थी उसके लहजे में, क्या मिलना ज़रूरी है? अरीश कुछ मुश्किल में पड़ गई थी। नहीं आप का मसला है तो नो प्रॉब्लम। इसने फ़ौरन उसका मुश्किल हल किया। थैंक यू। वो फ़ौरन मशकूर हुई। ये वो वेलकम मैम, मगर आप एक काम तो कर सकती हैं ना? क्या? अपनी तस्वीर भेज दें मुझे। आई वॉन्ट टू सी यू। उसके लहजे की आस पर बेजान अल्फाज आज मैं भी महसूस कर सकती थी। अगर मैं आपको पसंद ना आई तो मुझे शक्ल और सूरत की खूबसूरती से कोई सरोकार नहीं। अभी हाँ बस मेरे दिल की ख्वाहिश है इस लड़की को देखने की जिससे बात किए बगैर मुझे रात को चैन नहीं आती। वो बेताबी से टाइप कर रहा था। शाहवेज़ खान खुद बहुत हैरान था अपनी हालत पर। एक रॉन्ग कॉल से शुरू होने वाली दोस्ती न जाने क्यों इतनी खासी हो गई थी कि उसके लिए वो जितनी बार खुद से अहद करता दोबारा कॉन्टैक्ट ना करने का, उतनी बार यही ओहद टूट जाता। उससे बात करने के बाद अचानक क्यों वो पुरसुकून नींद सोता था? बताए ना अभी। हाँ काफ़ी देर उसकी जॉब का इंतजार करने के बाद शाहवीज़ ने दोबारा पूछा, मैं आपसे कल बात करूँगी। अरीश ने ईमेल की और कंप्यूटर शट डाउन कर दिया। बिहा बेटा आपका फाइनल सेमेस्टर कब है? रेहान शाह ने दरियाफ्त किया। पापा 3 माह बाद। बालों का कैसे जकड़ कर उसने दुपट्टा दुरुस्त किया। पास ही अरीश फ़ोटो एल्बम फैलाए बैठी थी। नेक्स्ट अब एमफिल करना चाहती हूँ। रेहान शाह ने मज़ीद पूछा। पापा आप इजाज़त देंगे मुझे? वो कुछ दबे जोश से बोली, आप इतनी होनहार बेटी हो तो चांस से देना चाहिए। मुस्कुराहट दबाकर संजीदगी से बोले, यू आर ग्रेट पापा, थैंक यू सो मच। वो दौड़कर उनसे लिपट गई। कंग्रेचुलेशन। आरिश ने बिया की पिंक दुपट्टे के हाले में सजी खूबसूरती सी तस्वीर सेलेक्ट की और मुस्कुराते हुए मुबारकबाद दी। थैंक्स अरीश। क्या आपकी सोच में कोई आइडियल है? शाहवीज़ अली खान एक बार फिर ऑनलाइन था। मैं आइडियल पर यकीन नहीं रखती। उसने बिया का जवाब मनो अन पहुँचाया। वो अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं देती थी। वो अपना अक्स भी उस गुफ्तगू में इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। उसे हर हाल में किरदार अबिहा शाह का ही रखना था। फिर भी अपने जीवन साथी के लिए कोई तो खाका आपके जहन में होगा। उसने इसरार किया, आप क्यों जाना चाहते हैं? अरीश शाह ने जानबूझकर बात तोल कर दी।
बताएं ना, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लें। ऐसा शख्स तो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता हो, मेरे घर वालों को मुझसे भी ज़्यादा ख्याल रखिए। उसने अबीहा का जवाब मनो अन उस तक पहुंचाया। आपकी सोच बहुत अच्छी है अबीहा। फ़ौरन उसका जवाब कंप्यूटर स्क्रीन पर जगमगा उठा। अच्छा छोड़िए, ये बताएं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। उसने बात बदली। मेरी बहुत शफीक सी मामा है, बहुत प्यारे से बिजनेस आइकॉन पापा हैं, उनका एक डैशिंग सा बेटा शाहवीज़ अली खान। उसे शरारत से भरा तारुफ भेजा तो ना चाहते हुए भी अरीश मुस्कुरा उठी। अभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने। उसने साथ शर्त भी आयद की। जी कहें। आरिश शाह के चेहरे पर फैलती अंदरूनी खुशी उसको पता है सांस चला रही थी। उसके खेल का कार्टर रिंग पॉइंट आ चुका था। मैं आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ इस तरह की ताल्लुकात की तादाद आजकल गिनत है। आई रोज़ ऐसी हज़ारों दोस्तियाँ जन्म लेती हैं, मगर हमारे रिश्ते में अजीब सा तकद्दुस और कशिश है अबीहा। मेरे दिल की ख्वाहिश है आपको अपने घर देखने की। वो बहुत ढके छुपे अल्फाज में अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर रहा था। जिन लोगों से मैं प्यार करती हूँ मुझे अबीहा नहीं सिर्फ पिया कहते हैं। थोड़े से नखरे दिखाने के बाद वो मान गई थी। ओह माय गॉड, आप सोच भी नहीं सकती आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी। ओके, अब मुझे जल्दी से अपने होने वाली बीवी की तस्वीर दिखाएं। वो मुस्बत जवाब मिलते ही तोरियां लफ्ज़ों से समेटने लगा। आरिश शाह ने फ़ौरन तस्वीर उसे स्कैन करके भेज दी। और दूसरी तरफ से शाहवीज़ अली खान ये होशरबा मासूम हुस्न देखकर मैं बहुत ही रह गया। स्याह खूबसूरत ब्याल, सफ़ेद पेशानी पर बहुत भले लग रहे थे। शहद रंग आंखों की कशिश और चमक ने उसकी खूबसूरती को दो आदशा कर दिया था। तो दो नाक और खुलते फूल से रंगत, नरम गुलाबी खमीद लब और गुलाबी दुपट्टे में छलकता शर्म हया का अंसर। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत थी। वो सोचों में भी बढ़कर पाक और हसीन थी। शाहवीज़ अली खान को पहले उससे मोहब्बत थी, मगर अब वो उससे इश्क करने लगा था। उसने फ़ौरन तस्वीर रिसीव की। क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहती? उसने बड़े मुश्किल मूड से पूछा। इतनी देर बाद जवाब में अब मैं कब से वेट कर रही थी, उसने मसूई खुफकी से कहा और बात खोल करके। कोई खूबसूरत ही बहुत है। तो हम उसके हुस्न में खो गए। फिर भी गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ, बहुत मूड में था, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। उससे फ़रार की राह इख्तियार करनी चाहिए, लेकिन मुझे तो नहीं आ रही। दूसरी तरफ से फ़ौरन जवाब आया। अभी है, कब मिलोगी? प्लीज़ अब इंतज़ार मत करवाओ। वो बहुत बेचैन था उससे मिलने के लिए। ओके। फिर आरीश ने उसे वक्त और जगह बनाकर कंप्यूटर शीट डाउन कर दिया। अब शट डाउन कर दिया। वो मज़ीद अब उस किस्से को आगे नहीं बढ़ा सकती थी। उसे अब बस आगे देखना था कि वक़्त इस कहानी को कहाँ पहुँचाता है। अस्तग़फिरुल्लाह। तुम्हें नहीं लगता तुम एक टीन एजर लव जैसी हरकतें कर रहे हो? उसे खुशी से खिलने देखकर अरब ने पूछा। वो उसकी दिली कैफियत से बाखबर था। तुम एक समझदार, पाक वकार और अमीर कबीर इंसान हो। कोई लड़की तुम्हें रिजेक्ट कर दे ये मुमकिन नहीं है। ये क्या पता ये वो तुम्हें फांस रही हो, मैं जानता हूँ। और हम इस तरह फिल्मी अंदाज में कोई ताल्लुक इस्तवार कर लेना और फिर उस पर ईमान की हद तक यकीन रखना नुकसानदेह साबित हो सकता है। मगर उसकी बातों में अजीब सी कशिश है अरहम। मैं उसकी तरफ खींचता जाता हूँ। उसने मुझसे मेरे बारे में कभी कुछ नहीं पूछा, कभी फ़ोन पर भी बात नहीं की। वो मेरी आवाज़ सुनने के एहसास से ही काम चाहती है। मैं देखना चाहता हूँ ये लड़की क्या मामा है, कभी मुझसे पर इतनी मेहरबान कि कभी मेरी हौसला शिकनी नहीं की, और कभी इतनी हर धर्म के अपने असूलों पर सोचबाजी बर्दाश्त नहीं करती है। मैं जानता हूँ मैं हवा में महल तमीर कर रहा हूँ, मगर मैं उसकी शख्सियत के सामने बेबस हूँ। मैं जितना भी बड़ा बिजनेस आइकॉन, संजीदा और बावकार इंसान बन जाऊँ, मगर मेरे अंदर एक शौक़ और मोहब्बत की चाह रखने वाला इंसान तो हमेशा ज़िंदा रहेगा यार। उसे वसीलन जवाब दिया। और हमने शाहवीज़ अली खान का बगौर जायज़ा लिया। हमेशा जासूस और संजीदा के भौर में डूब कर रहने वाला शख्स अपनी जज्बात की कासी अपनी ज़ुबान से कर रहा था, जिसके पीछे उस शहर की ये दूसरी लड़की पागल थी, और वो जो हर नकरई आवाज़ से बेखबर और बेनियाज उस लड़की के लिए दीवाना था। उस लड़की ने उसे जज्बों की ज़ुबान सिखा दी थी, उसके अंदर के इंसान को बाहर निकाल दिया था। यकीनन वो बहुत खास और चाहे जाने के काबिल थी। वो बहुत असूल परस्त और मुखलिस इंसान था। बेबी पिंक और वाइट लॉन्ग वाली शर्ट से बेतन किए ब्लैक पैंट और ब्लैक कोट में वो मर्दाना वजाहत का शाहकार लग रहा था। चलें, वो तैयार होकर वो उसके सामने था। यार वो मुझे देखकर क्या रिएक्ट करेगी? मुझे तो सोच कर हंसी आ रही है। उसका शर्माया सा रद्द-ए-अमल अपने जहन में लाकर वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। फिर उसने फूलों की दुकान से सफ़ेद गुलाबों का स्पेशल बुके बनवाया। उसे वाइट रोज़ पसंद है। आज मैं बस उसकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहता हूँ। अरहम की फामिया निगाहों की उसने फ़ौरन वजाहत किया। झल्ला हो गया है मेरा यार। अरहम ने तबसरा झाड़ा। शट अप अरहम, उसे झेम कर उससे टोका। आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ यूनिवर्सिटी? क्यों? अभी अशान सवाल ने उसकी
चेहरे पर जमाई। ऐसे ही तुम्हारी लॉस पेपर है इसलिए। हाँ क्यों नहीं, अभियाशा ने खुश दिली से जज्बात इजाज़त दे दी। तुम बोर तो नहीं होगी? क्लासरूम की तरफ बढ़ते हुए अभियाशा ने इस्तफसार किया। नहीं तुम जाओ, बेस्ट ऑफ लक। ओके थैंक्स। और फिर अभिया क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। लिस्ट से अपना नाम और रोल नंबर चेक करके वो मतलूबा नशिस्त तक पहुंच ही चुकी थी। पेपर मिलने के बाद वो बड़ी तरह पेपर हल करने में मसरूफ़ हो चुकी थी। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। कैसा हुआ पेपर? वो बाहर आई तो आरीश ने मुस्कुरा कर पूछा। बहुत अच्छा, अब घर चलते हैं और मज़े से सोते हैं। आखिरकार टेंशन ख़त्म हुई। वो बशाशा से मुस्कुराई। थोड़ी देर ग्राउंड में बैठते हैं। वो फेरी वाले बेंच के पास। आरीश ने गड़बड़ा कर कहा। ओके। आरीश परेशान नजरों से बाहर गेट की तरफ देख रही थी। उसने शाहवेज़ अली खान को आज ही का टाइम दिया था, उसी फेरी वाली बेंच का बता दिया था, तो फिर वो आया क्यों नहीं था? कुछ देर के इंतज़ार के बाद उसे स्याह बेबी BMW गेट से अंदर दाखिल होती दिखाई दी। उसके दिल ने अचानक क्यों क्लिक किया कि उसी मतलूबा शख्स इस्तेदाद है। फिर भी वो धड़कते दिल के साथ उतरने वाले शख्सियात को इंतज़ार करती रही। फ्रंट सीट का दरवाज़ा खुला। ब्राउन और स्किन कम्बिनेशन के 2 पीस में वो एक शानदार सा इंसान बरामद हुआ। वो भी उसका जायजा लेने में मसरूफ़ था। तो बेबी पिंक शर्ट और ब्लैक पैंट कोट से भी तनकीर शाहवेज़ अली खान ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवा दी। उसे चुपकर कार से वाइट फूलों का बहुत खूबसूरत बुके निकाला। और रीश शाह का दिल बहुत गहराई में डूब कर उभरा था। उसे एक नज़र बैस बैठी अबिहा पर डाली, जो खास नोचोर को फेंक रही थी। उसका जी चाहा कि अबिहा का हाथ पकड़े और आने वाली सातों का सामना किए बगैर उसे लेकर कहीं और दूर भाग जाए। उसका हलक खुश्क हो चुका था। जैसे जैसे वो शख्स करीब आ रहा था, उसका वजूद मफलूज होता जा रहा था। चंद कदमों की दूरी पर वो मुतलाशी निगाहों से अबिहा शाह को ढूंढ रहा था। वो उसकी नज़रों में आने से पहले खिसक जाती थी। क्या हुआ अरीश, तुम इतनी सर्द क्यों दिखाई दे रही हो? उसकी फीकी पड़ती रंगत देखकर अबिहा ने मुतफक्कर अंदाज में पूछा। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं ज़रा कैंटीन तक जा रही हूँ। तुमने मुझे कुछ मंगवाना है तो बता दो। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। उसने बैग उठाया। मैं तुम्हारे लिए यही ले आती हूँ, तुम बैठो। जो जल्दी से कहा और अबिहा शाह के जवाब का इंतजार के बगैर वहाँ से बाहर निकली। एक्सक्यूज़ मी, यू आर मिस अबिहा? आंखों से गॉगल्स उतारते हुए एक नहायत ही शानदार पर्सनालिटी से उसने पूछा और सफ़ेद फूलों का बुके उसकी तरफ बढ़ाया। जी मैं ही हूँ, उसने कुछ हैरान होकर कहा और मुकाबिल के सामने खड़ी हो गई। वो कुछ हवास पाख्ता सी हो गई। बहरहाल उसने फूल नहीं पकड़े थे। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं शाहवेज़ अली खान हूँ। उसने मुस्कुराते हुए अपना तारुफ किया। लेकिन मैंने फिर भी आपको नहीं पहचाना। वो लचकर बोली। ये तंग करने का वक्त नहीं है अबिहा। आप नहीं जानती कि इस मुलाकात के लिए वक़्त ने किस तरह गुनगुन कर गुजारा है। उसने साफ कोई से जवाब दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। देखिए, आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपको कोई नहीं जानती। शायद आप किसी और को ढूंढ रहे हैं। वो रेहानसी हो गया। उसे खतरे का एहसास आसपास घंटे बजाता महसूस हुआ। तमाशा मत बनाएं अबिहा, हमारे दरमियान पिछले 9 माह से ताल्लुक़ है। आप एक पल में इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकती। आसपास तमाम स्टूडेंट्स उनकी तरफ मतवज्जा हो रहे थे। अबिहा शाह ने वहाँ 2 साल का तवील अरसा गुजारा था। वो पोजीशन होल्डर थी। हर तरह के निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। तकरीबन उस डिपार्टमेंट का हर स्टूडेंट से ज़्यादा था। उसे बेपनाह सबकी का एहसास हो रहा था। मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं, प्लीज़ इस बात को समझे और मेरा पीछे छोड़ दे। उससे बेहद घबरा कर कहा। उसकी सारी दिलेरी खौफ में सिमट गई थी। उससे रेहान शाह का खौफ था, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त की फ़िक्र थी। बिन बुलाए न जाने ये मुसीबत कहाँ से उसे गले पड़ गई थी। आप मेरे साथ खेल रही हैं। आपने 9 माह मेरे जज्बात के साथ जो बेईमानी की है उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। उस कदर बड़े धोखे पर शाहवेज़ अली खान का खून रगों में कुछ और तेज़ी से गर्दिश करने लगा। क्या आप अबिहा शाह नहीं हैं? क्या आपके वालिद का नाम रेहान शाह नहीं? क्या आपकी बहन अरीश शाह और वालिद अमारा शाह नहीं है? आज का आपका लास्ट पेपर है। आज MSc की मुतालबा, आप MSc की तालबा हैं। कह देंगे सब झूठ है तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। ये सब सच है, मगर मैं नहीं जानती कि आपको ये सब कैसे मालूम है। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू तेजी से जमा हो गए। उसके होंठ कांप रहे थे। वो पलके छपक कर आंसू खेलने की कोशिश कर रही थी। शाहवेज़ अली खान के लाए हुए फूलों को दूर उठाकर फेंक देता। आपने बताया मुझे सब कुछ और आप इस बात से इनकार मत कीजिएगा। अब वो जारहाना अंदाज में बढ़ा। शाहवेज़ प्लीज़ कंट्रोल करो खुद को। उसे गुस्से में फफड़ा देखकर कब से खामोश है। हमने मदाखलत की, ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? यार तो गवाह है उसकी मोहब्बत का। उसने बहुत तासुब से कहा। उनके गिर्द भीड़ लगने लगी थी। अबिहा शाह वहाँ से निकल जाने के लिए कदम बढ़ाने चाहा, मगर उसे अपने बाजू की गिरफ्त का एहसास हुआ था। प्लीज़ अबिहा, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। वो न जाने और क्या कह रहा था, मगर अबिहा शाह के वजूद में तो बिजलियाँ दौड़ने लगी थी। उसे आज तक किसी मर्द ने नहीं छूता। उसकी ये जुर्रत, गुस्से से उसका बह रहा हाल और उसे घूम कर पूरे जोर से शाहवेज़ अली खान के चेहरे पर थप्पड़ सीध गया था। आंदा मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। उसे तमाम लिहाज बुलाए ताकर रखकर उसके 14 तपक रोशन कर दिए। तो फिर रोते हुए वहाँ से भाग गए। उसे अपने बैग और फाइल किसी चीज़ का होश नहीं था। मैंने उसे छोड़ूंगा नहीं। समझती क्या है वो खुद को? आंखों में खुद की खून की सरखी लिए उसके पीछे लपका था। बस करो शाहवेज़, होश करो, जाने दो, चल वापस चलते हैं। और हमने बहुत मुश्किल
बहुत मुश्किल से उसे संभाला और अचानक उसकी निगाह चंद कदमों की दूरी पर पड़े स्याह लेडीज पर्स पर पड़ी। उसने उसे झुककर उठा लिया। अरीशा की टांगें कांप रही थी। उसे सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। वो डरते डरते गाड़ी तक पहुंची जहां अबीहा शाह घुटनों में सर्दी और सहमी हुई सिसक रही थी। मैं उसे नहीं जानती अरीश, मैं सच कह रही हूँ। तुम मेरा यकीन करो। न जाने वो इतना सब कुछ कैसे जानता है मेरे बारे में। वो घर पर पहुंचते तो सदर शुक्र रेहान और अमारा दोनों घर पर नहीं थे। हमारे खौफ और डर के अबीहा शाह का जिस्म कांप रहा था। मुसलसल होते हुए एक ही बात दोहरा रही थी कि वो उस शख्स को नहीं जानती। हाँ, मुझे तुम पर यकीन है। प्लीज़ तुम ये टैबलेट लो और सो जाओ। अरीशा ने उसे मोहब्बत से दिलासा दिलाया, सोने पर माता किया। अंदर से खुद भी बहुत डरी हुई थी। अजीब सा खौफ रखा पैर में सरायत कर रहा था। मुसलसल होने से अबीहा की आंखें मतरूरम हो चुकी थी। गुलाबी रंगत में सुर्ख रंगत का अंसर भरा नुमाया था। वो बहुत बेयसर मर्दा और निढाल लग रही थी। अरीश के दिल को अचानक कुछ हुआ था। वो फ़ौरन कमरे से निकली और अपने कमरे को रुख किया। उसे ID को कैंसिल किया जो उसने आरजी तौर पर बनाई थी, और अबीहा का नंबर तो वो बहुत पहले ही बंद कर चुकी थी। ये कहकर कि उस पर तो बहुत रॉन्ग कॉल्स आती हैं। तमाम सराखमत मिट चुके थे जो अरीश शाह तक आते थे। फिर भी दिल मुतमिन न था। रात तक अबीहा शदीद बुखार में मुब्तला हो चुकी थी। रेहान और अमारा की इस्तफसार पर उसे मुख्तसर तबीयत खराबी का बहाना कर दिया। और अबीहा को मासूम सूरतों के पीछे कितने घनावे रूप छुपे होते हैं मुझे आज पता चला। उससे कोट उतार कर बेड पर पटका। अगर वो किसी खुने खौफसदा थी तो मुझसे कहती हूँ सरेआम आज इस मेरे इंसल्ट करने का कोई हक नहीं था। इस पर फिर वो सारा ड्रामा उसकी निगाहों में घूम गया। उससे बेदर्दी से लब कुचले और शर्ट उतार कर ज़मीन पर पटकी। आग लगा दूंगा उसमें उस रंग को। शाहवीज़ अली खान ने पैरों से शर्ट को मसल डाला। काम डाउन शाहवीज़, क्या पता वो वाकई ही तुम्हें ना जानती हो। ये कोई किसी की शरारत भी तो हो सकती है। और हमने दूसरे पहलू की जानिब उसकी मतवज्जा मबजूल करवाई। मैं मान लेता ये शरारत है अरहम, मगर जिस तरह मैंने गलती से उसे कॉल की, उसने वो कॉल रिसीव की और ये सिलसिला आगे निकल गया। उसके बाद किसी शरारत या गलती की गुंजाइश नहीं निकलती। उसने ऐसा क्यों किया? हम एक जीते चाकते इंसान के साथ इतने खूबसूरत रिश्ते का मजाक बनाते हुए बिल्कुल शर्म नहीं है? उसने मुझे टाइप पास समझा, मेरे जज्बात को पामाल किया और ख़ुद मासूम बनकर ये पूरे किस्से से निकल गई। मैं नहीं अरहम, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने किसी आम शख्स के साथ ये खेल नहीं खेला। शाहवीज़ अली खान से उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। उसके ख़ानदान के सामने उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखेर दूंगा। तुम कुछ नहीं ज़्यादा ही सीरियस हो रहे हो शाहवीज़, दफ़ा करो उसे। वो नहीं तुमसे तो कोई ताल्लुक़ रखना चाहती तो गोली मारो उसे। और हमने उसके ख़तरनाक अज़ाइम से घबरा कर कहा। वो हमेशा पुरसकून रहने वाला शख्स था। गौर गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट के असूल पर उसने अमल किया था। इतनी साथ से हमेशा अपनी साथ से हमेशा हर किसी को खुशी दी थी, कभी किसी के दिल आज़ारी नहीं की थी। और उस लड़की ने उसके दिल के सबसे पोशीदा जज्बात में आग लगा दी थी। उसका दिल आबाद होने से पहले उचार देता, वो भी बेहद दिली से। कहाँ उसे छोड़ दूंगा ताकि वो माशरे में ऐसे किरदारों को जन्म दे और मर्दों के बेवकूफ़ बनाए। अपनी मासूम सूरत से वो भबरा हुआ आगे बढ़ा। अच्छा ज़्यादा गुस्सा ना करो, कुछ करते हैं, ज़्यादा कर फ्रेश हो, ठंडे पानी से नहा ले और कुछ टेम्पर लो कर। और हमने उसे फील वक्त ठंडा करना चाहा और वो दांत पीसता हुआ वॉशरूम में घुस गया। उसके बाद ऐसा कोई मामला पेश नहीं आया। अबीहा कदरे पुरसकून होने लगी। फ़िलहाल उस मामले को उसने अरीश को हिदायत के मुताबिक महफी रखा था। उसका एतमाद टूटने लगा था। क्या पता उस शख्स को वाकई गलतफहमी हो गई हो, अब उसे इस लड़की को मिल गई हो और उसने भी आइंदा मेरे बारे में ना सोचा हो। उसने खुद ही अपने दिल को तसल्ली दी थी। वो खौफसदा किसी सुनहरी आंखें और दो खौफसदा सी सुनहरी आंखें का पाते लब उसकी आंखें बंद करते ही चश्मे तसव्वुर से उतर आए थे उस मासूम सूरत को। तो उसने अपने दिल की गहराइयों से चाहा था, मगर उस मासूम हुस्न के पीछे का राज बहुत करीहा था। उसे शरीर नफरत में हुई थी अपने इंतखाब से। मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा अबीहा शाह, जब मेरी तरफ तुम मुतमिन हो जाओगी तब तुम्हारे किए की सज़ा तुम्हारे मुकद्दर में लिखूंगा। उसने खुद अहद किया और कुदरे पुरसकून होकर बेड पर दराज हो गया। हम आप अंदर चले, मैं अरीश के लिए डॉक्टर अपॉइंटमेंट ले लूँ, ये पास ही तो है उनका क्लिनिक। गाड़ी लॉक करते हुए उसने हमारा शख्स से कहा। और अरीश की तबीयत कुछ दोनों दिनों से कदरे ख़राब थी, इसलिए अबीहा ने सोचा कि शॉपिंग के साथ साथ ये काम भी हो जाए। ओके बेटा, लेकिन ख्याल से। जी मम्मा, उसने कहा और चल दिया। वो कुछ फासले ही तय कर पाई थी कि स्याह BMW उसके कदमों के करीब आकर चरचरा कर थम गई। वो उछल कर 2 कदम पीछे। चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। वही नौजवान गाड़ी से निकलकर उसके मुकाबले आकर पूछ रहा था, ये क्या बेहूदगी है? वो गुस्से से चमक कर बोली, मैं तुमसे बहस करने नहीं आया, चुपचाप गाड़ी में बैठो। उसी किसी भी तेवर को खातिर में लाए बगैर वो दरिश्ती से बोला, मैं शोर मचा दूंगी, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तन कर बोली, ओह रियली, मैं तो भी देखूंगा इस नाजुक बदन में कितनी ताकत है, उसने कहा। और एक झटके से उस बाजू से दबोच कर गाड़ी में धकेल दिया। एक लम्हे वो उस पर काबू हुआ था। गाड़ी लॉक करके उससे खुद ड्राइविंग सीट संभाली थी। मुझे निकालो इस गाड़ी से, मेरी मामा मेरा वेट कर रही है, मैं तुम्हारा लॉक तोड़ दूंगी। उसने भराई हुई आवाज़ में इल्तिजा की और लॉक पर हाथ मारने लगी। अपने नाजुक हाथों को इतने सख्त काम पर आमादा मत करें मिस अबीहा शाह, ज़ख्मी हो जाएंगी। वो जहरखंद लहजे में बोला, हेल्प प्लीज़ समबडी हेल्प। उसने बड़ी तोक़त से चिल्लाकर कहा। बेकार की कोशिश से गाड़ी
साउंड प्रूफ है। उसने मुझसे ऐसे कहा, मैं आपको क्या बिगाड़ा है, प्लीज़ मुझ पर रहम करें, मुझे छोड़ दो। उसे गिड़गिड़ा कर हिचकिचा कि जब आपको अपने गुनाह पर कोई शर्मिंदगी नहीं है तो मुझे भी आपके अल्फाजों से कोई सरोकार नहीं। उससे बेलचक लहजे में कहा, अब मुझे एक ऐसी गुनाह का सज़ा दे रहे हैं जो मैंने किया ही नहीं। सुनहरी आंखों से कटोरे आंसू से भरने लगे। अभी सज़ा दी है कहाँ है मिस अबीहा शाह? उसे बड़ी गहरी आंखों से देखते हुए वो कदरे उस पर झुक कर बोला। उसके साथ तन्हाई के एहसास और अपने साथ होने वाले खतरनाक वाक़ये उसे उसके हिसाब सुन करते थे। उसका वजूद पूरी तरह कांपने लगा था। वो खौफ सता निगाहों से उसे देखने लगी थी। वो कुछ और सिमट गई थी और चंद लम्हों बाद उसके हवासों ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। उसका सर खिड़की से की तरफ ढकल गया था और शाहवेज़ की तशवीश हुई थी। वो इस दोपहर से गायब है। अभी हाँ प्लीज़ कुछ करें, रेहान मेरे बच्चे को ढूंढे। अमारा शाह की हालत बहुत मखदूश थी। खुद आरिश भी बहुत खौफसदा थी। वह खूबसूरत नौजवान लड़की थी। कोई ऊंच नीच हो जाती तो रेहान शाह की पेशानी पर सिलोटों का जाल बुझ गया था। मैंने पुलिस पर रिपोर्ट कर दी है। मैंने उसकी तमाम फ्रेंड से भी पूछ लिया, यूनिवर्सिटी, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर जगह पता कर चुका है, मगर कुछ अता पता नहीं है। रेहान शाह ने गम में डूबे लहजे में कहा, खुदा ना करे वो किसी आफत में मुब्तला हो। अमारा शाह ने दिल से दुआ की, इस शहर में आपका कोई दुश्मन नहीं है। अगर किसी ने अगवा किया होता तो अब तक तामन के लिए कॉल कर चुका होता। अब आप अपने घर से पता करें क्या मामला है। आपकी बेटी अपनी मर्जी से फरार हुई। इंस्पेक्टर ने कहा तो रेहान शाह ने उन्हें ताड़ कर रख दिया। हमारे ख़ानदान का असूल नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे अपनी बेटी पर मुकम्मल भरोसा है। उन्होंने दरश्ती से कहा और कुर्सी को टांग मारकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकले। उनकी नौजवान बेटी लापता थी पिछले 24 घंटों से। शाह पैलेस की मुस्कुराहटें छीन ली थी। हमारा शाह निढाल थी। रेहान शाह को इज्जत और आबरू के लुटने के खौफ ने लुट्ठे की माने सफ़ेद कर दिया था। शाह पैलेस पर गुमनाम तरीके का बसेरा था। तो ये था आज के नॉवल के फर्स्ट पार्ट का एंड। कैसा लगा आप सबको नॉवल? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। जिस नॉवल का हम लाइक से लास्ट पार्ट पढ़ेंगे कल। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक है सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लिखें सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हर नए नॉवल आने वाले नॉवल की खबर मिलती रहे। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नॉवल के लास्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल के लास्ट पार्ट को। इस नॉवल के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लेकर सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई उस पर झुका, उसकी गाल थपथपा रहा था। चंद लम्हे वो गायब दिमागी से लेटी रही। फिर जब जहन सोचने समझने के काबिल हुआ तो हड़बड़ा कर उठ बैठी। थैंक गॉड तुम्हें होश तो आया, पिछले 24 घंटे से बेहोश हो तुम। शाहवेज़ अली खान ने बगौर उसके मद्धम पड़ी रंगत का जायज़ा लिया और लापरवाही से बोला, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे घर से उड़ाओ, मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। उसे सिसकते हुए उसके सामने हाथ जोड़ दिए। अगर तुम सब कुछ कबूल कर लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसने महज अबीहा शाह को टटोलना चाहा। हाँ मैंने ही तुमसे बात की थी, मैंने ही तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। देखो मैंने सब कुछ मान लिया, मुझे घर छोड़ाओ, मुझे मामा के पास आना है। बिलक रही थी। उसके इकरार पर शाहवेज़ अली खान पर इश्ताल गालिब हुआ था। मरो यहीं पर सड़ती रहो, कहीं नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। उसने अंगशत शहादत से उसे वार्न किया और पूरे ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। तुम कब तक आ रहे हो अरहम? मैं मसीद उसे नहीं संभाल सकता। उसने फ़ौरन अरहम से रब्ता किया। बस मैं पहुंचने वाला हूं, तो फिक्र मत कर, तो उसे छोड़कर ऑफिस का एक चक्कर लगा ले। नहीं यार, मैं उसे किसी के हवाले नहीं करना चाहता। अकेली लड़की और खूबसूरत भी हद से ज़्यादा। मैं नहीं चाहता कि किसी की मैली नज़र उस पर पड़े। वैसे तो दोनों मुलाजिम मैंने घर से मंगवाए हैं और दोनों ही भरोसे के हैं, मगर फिर भी मुझे खौफ आता है। मैं खुद उसकी निगरानी करूँगा। उसका पर्स और मोबाइल शाहवेज़ अली खान ने अपने कब्जे में ले लिया था। पहले पर्स में उसका ID कार्ड और क्रेडिट कार्ड वगैरह थे जो वो ब्लॉक करवा चुका था। सेल फ़ोन उसने ऑफ़ करा दिया था ताकि कोई राब्ता मुमकिन ना हो सके। अच्छा ठीक है, जैसे तुझे ठीक लगे। ओके जल्दी मिलते हैं फिर, शाहवेज़ अली खान ने कहा और कॉल कट कर दी। उन पेपर्स पर साइन करो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। क्या है इन पेपर्स में? निकाहनामा है, शाहवेज़ खान ने मुख्तसर कहा। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? उसके पाँव तले ज़मीन सड़क गई। मैंने वजाहत नहीं मांगी। इन पेपर्स पर साइन करो और आज़ाद हो जाओ, वरना मैं किसी सूरत में तुम्हें आज़ाद नहीं करूँगा। उसका अंदाज़ दो टोक था। नहीं करूँगी साइन, मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। वो बेबसी से चिल्लाए। ओके फिर टेक केयर, जब अकल ठिकाने आ जाए तो बता देना। और हाँ खाना खा लो, मैं मज़ीद ड्रामाबाजी में हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो दरश्ती से कहता कमरे से बाहर निकल आया और अबीहा शाह अपनी ज़िंदगी की बर्बादी पर एक बार फिर नोहा का ना थी। मुबारक हो, मेरा यार तो ज़बरदस्ती का दुल्हा बन गया। अरहम ने उसे बड़े तमस्कर से मुबारकबाद दी। ऐसा मत कहो अरहम, तो फिर तूने ऐसा क्यों किया? यार तो उसे माफ़ भी तो कर सकता था। मेरी किताब में माफ़ी जैसे अल्फाज नहीं है अरहम। उससे मेरे प्यार को खेल बनाया, मुझे सारी दुनिया के सामने तमाशा बनाया। अब मैं उसे तमाशा बनाऊंगा। आइंदा वो कभी कुछ ऐसा करने की जुर्रत नहीं करेगी। और वैसे भी उसका खुद अपना गुनाह कबूल किया है। वो जहर खंद लहजे में बोला। 3 दिन की जिद के बाद बिल आखिर अबीहा शाह को हार माननी पड़ी और अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसने निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए और फतह से सरशार वो शख्स फ़ौरन उसे शाह पैलेस छोड़ गया था। उसे 3 दिन बाद यूं वीरान सी देखकर अमारा शाह का दिल हिल गया था।
दहल गया था, वो कहाँ थी पिछले 3 दिनों से, उसे उन गुज़िश्ता दिनों में उसके साथ क्या हुआ? ऐसे हज़ारों सवाल थे मगर वो किसी भी सवाल को जवाब देने से कासिर थी। डॉक्टर ने उसे तफ़सीली चेकअप किया था, उन्हें शदीद ज़हनी डिप्रेशन और दबाव जिसकी वजह से ये बेहोश हो चुकी थी, उनमें से परेशानी और टेंशन को दूर रखें। मैंने उन्हें ख्वाब आवर अद्वियात दे दी हैं, उन्हें आराम करने दें, इंशाल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाएँगी। डॉक्टर ने तसल्ली दी तो रेहान शाह उन्हें बाहर छोड़ने चले गए। पिछले 1 हफ़्ते से वो चुप की बिलक ओढ़े थे। एक शख्स की वो बीवी बन चुकी थी। ये उसका इस कदर शर्मनाक था कि वो बेगुनाही के लिए भी लब वार ना कर सकी। उसकी तबीयत खराबी के पेश नज़र तमाम जुमला अफराद ने उसके हाल पर छोड़ दिया था। अभी हाँ बेटा कुछ तो खा लो, ये लो, ये सूप पी लो। हमारा शाह ने बहुत मोहब्बत से सूप पीने पर आमादा किया। वो आहिस्ता आहिस्ता सूप पीने लगी थी जब कुछ सूटेड बूटेड अफराद लाउंज में दाखिल हुए। उनके पीछे वो शख्स भी था जो उसके किरदार को मयूब बना चुका था। अस्सलाम वालेकुम, उसमें से एक बार रौब शख्स ने मुज़ाफ़े के लिए हाथ बढ़ाया। वालेकुम अस्सलाम, लेकिन माज़रत के साथ कि मैं आपको नहीं पहचाना नहीं। उसने मुज़ाफ़ा के लिए बढ़ाते हुए हाथ थाम कर रेहान शाह ने कहा, आइए तशरीफ़ रखिए। जी शुक्रिया, फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? रेहान शाह ने पूछा। निकालें इन्हें इस घर से बाहर पापा, ये मेरे गुनहगार हैं पापा। इस शख्स ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उन्हें बैठता देखकर वो होश खो बैठी थी और वो बुरी तरह चिल्लाने लगी। आरिश और अमार शाह उसे वापस अपने कमरे में ले गए। मैं शराज अली ख़ान हूँ, बेवक्त हाज़िरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ शाह साहब, लेकिन मैं अपनी बहू की रुखसती के लिए दरख्वास्त लेकर आया हूँ। कौन सी बहू? आप क्या कह रहे हैं? वो ना समझी के आलिम में बोला। मैं समझता हूँ गुज़िश्ता 1 साल से आपकी बेटी और हमारा बेटा एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर शायद आपसे खौफज़दा होकर आपकी बेटी ने शादी से इनकार कर दिया, जिस पर शाहवेज़ ने गुस्से में आकर ज़बरदस्ती, वो कुछ लम्हे के लिए रुके, ज़बरदस्ती आपकी बेटी से निकाह कर लिया। उन्होंने एक बम फोड़ा था शाह पैलेस के मकीनों पर। ये क्या बकवास है? किसकी इज्जत पर कीचड़ उछालते हुए शर्म नहीं आती आपको? उनकी आंखों में खून उतर आया था। मैं आपसे अपने बेटे की गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ शाह साहब, लेकिन बच्चों से कुछ हुआ है, उसे हमें ही फहम फरासत से सुलझाना होगा। और जो कुछ भी आप कहें, आपकी बेटी अब हमारे घर की बहू है, उन्होंने कहा और फिर थोड़े से रद्दे बदल से तमाम प्रवाद उन्हें सुना दी। उसके हाथ ही निकाहनामे में पेश कर दिए। कहने को कुछ बाकी न था। जिस बेटी के मुंह में सोने का नवाला दिया था, वो ही उनकी इज्जत की धज्जियां बिखेर देगी। वो सोच भी नहीं सकते थे किस राह चलती लड़की को पकड़कर और कोई निकाह पर आमादा नहीं कर सकता। यकीनन उस वाक़े में कुछ न कुछ सच्चाई थी। जो मामला उस नहज तक पहुंचा था। अबीहा को बुलाओ हमारा, उन्होंने हुक्म सादर किया। उनकी आंखें शोला बरसा रही थी तो वजूद मारे गम और गुस्से के कांप रहा था। उनकी आवाज़ ने शाह पैलेस की दरो दीवार हिला दी थी। आप क्या करने वाले हैं रेहान? मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है, वैसा नहीं कर सकती। हमारा शाह ने दहाई दी। मैंने कोई सफाई नहीं मांगी, हमारा जो कहा है वो करो। उनके धीमे लहजे में भी शेर की सी दहाड़ की लपक थी। जी पापा, वो दुपट्टे में छुपी वो नाजुक सी लड़की डरी सहमी सी सामने। आप अपनी बहू के लेके जा सकते हैं शराज खान, आज के बाद इस लड़की का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने मान लिया कि मेरी तरफ एक ही बेटी है, मेरी अबीहा शाह नामी कोई बेटी नहीं। उन्होंने शराज अली खान को मुखातिब किया और अंदर की तरफ बढ़ने लगे। नहीं पापा, ऐसा मत करें, मुझे इस तरह हम खुद से जुदा मत करें प्लीज़, मुझे अपनी सफाई का एक मौका दें, मैं बेकसूर हूँ। वो दौड़ कर उनके कदमों से लिपट गई। उन्होंने बालों से पकड़कर उसे उठाया और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर सीध किया। वो 2 कदम उछल कर पीछे गई। दर्द के एहसास से दोहरी हो गई। शाहवेज़ अली खान दौड़ कर आगे बढ़ा था, बाजू से पकड़कर उसे उठाया। रेहान शाह की आंखों में मिर्चें भरने लगी थी। पापा, मुझे गलत मत समझे, आपकी नफरत मुझे मार डालेगी। वो एक बार फिर उनकी तरफ लपकी। चली जाओ यहाँ से अभी, हाँ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। रेहान शाह ने उसे गर्दन से दबोचा था और उसके चेहरे पर तमाचों की बारिश कर दी थी। मुझे काट कर फेंक दे पापा, मगर मुझे उनके हवाले मत करें। हमारा शाह ने बहुत मुश्किल से उनके हाथों को अपनी गिरफ्त में लिया। उनकी शदीद हमलों से वो निढाल हो चुकी थी। शाहवेज़ खान ने उसे आगे बढ़कर बाहों में भर लिया। उसकी नाक और दांतों से खून बह रहा था। उसके रुखसार सुर्ख हो चुके थे, उन पर उंगलियों के निशान सबत होकर रह गए थे। उसका निचला होंठ बुरी तरह फट गया था, उसके लंबे बाल बिखर गए थे। उसका दुपट्टा दहलीज पर कहीं पड़ा था। मार डालेंगे क्या? उसे ले जाएं, उसे यहाँ से फिर कुछ कभी मत लाइएगा, अमारा शाह ने कहा। रेहान शाह को अंदर ले जाने की कोशिश करने लगी। अभी शाह बेहोश हो चुकी थी। शराज खान ने उसे दुपट्टा ओढ़ा और शाहवेज़ अली खान ने उसे बाहों में उठाकर गाड़ी का रुख किया। अरीश, क्या बिया ने कभी तुम्हें इस लड़के के बारे में नहीं बताया? अरीशा उन दोनों के लिए चाय बना रही थी जब हमारा शाह ने उससे इफ्तिसार किया। जी नहीं मम्मा, मेरी कभी उससे इस बारे में बात नहीं हुई। मम्मा तबस्सुम से डगमगाए हुए लहजे में बोली। कितना चाहा था हमने उससे अरीश, कितनी आसाइशात दी थी उसे, कितनी एतमाद था उस पर, उसकी ज़ुबान से किसी ख्वाहिश का इज़हार होने से कबल उसे पूरा किया था तुम्हारे पापा ने। और उसने बात अधूरी छोड़कर उसे सकने लगी। बस कहने मामा, कोई क्यों उसकी शर्मनाक हरकत याद करके खुद रंजीदा मलूल हो रही हैं? जब उसने हमारी फिक्र नहीं की तो आप क्यों खुद को अजियत में मुब्तला करें? कैसी, मैंने उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हारे पापा का सर उसने नदामत से झुका दिया है, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आखिर में बुरी तरह बिलखने लगी थी। मामा, आपके आंसू मुझे तकलीफ़ देते हैं, प्लीज़ मत रोएं। आरिश शाह ने उन्हें खुद से लगा लिया।
तुम्हारी मासूम आंखों में तो मैंने कभी रास नहीं दिखा था, तो फिर ये सब कैसे हो गया बिया? मेरी बच्ची, किसी ने उसका दिल मिट्टी में लेकर मसला था। वो लाख उससे नफरत का ऐलान करती है, मगर थी तो वो उनका जिगर का टुकड़ा, उनका करब, माँ का करब था। नेजिया के कोई जो उनकी उनके जो उनके जवान में वजूद में गढ़ी जा रही थी। अबीहा शाह के लिए अंतलीब खान ने फुल टाइम नर्स का बंदोबस्त कर लिया था। डॉक्टर उसे ख्वाब आवर अद्वियात देकर जा चुके थे। उसके हुलिये को दुरुस्त करके अंतलीब खान भी लाइट ऑफ करके लाउंज में चली आई थी, जहाँ अरहम और शहराज खान और शाहवेज़ अली खान पहले से ही मौजूद थे। तुम्हें मालूम है कितनी बड़ी गलती की है तुमने? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शाहवेज़। किसी को सर्द कोप करते हुए तुम्हारा शऊर बिल्कुल ना डगमगाया। शेम ऑन यू। शहराज खान ने नफरत से हंकारा भरा। आई एम सॉरी पापा, मैं खुद हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं चाहता था, मगर उसकी हरकत ने मुझे मुश्तइल कर दिया था, और मुझे जो बेहतर लगा मैंने कर दिया। उसके लहजे में नदामत की झलक बहुत नुमाया थी। किस कदर जिल्लत उठाई उस मासूम लड़की ने तुम्हारे इस फेल से। उसके चेहरे के तकद्दुस को देखकर मुझे लगता ही नहीं कि वो कभी इस तरह की कोई हरकत कर सकती है। अंदलीब खान ने तासुब से सर हिलाया। कोई मासूम नहीं है मामा, ठीक है मुझसे किसी हद तक गलती हुई है, मगर कोई तकद्दुस और तकदीस वाली बात नहीं है। उस खूबसूरत चेहरे के पीछे बहुत बड़ी ड्रामेबाज छुपी है। चश्म तस्वीर में बेहोश अबीहा शाह को लाकर वो नर्म मगर मरतश लहजे में बोला, माइंड योर लैंग्वेज शाहवेज़। शहराज अली खान ने फ़ौरन तंबीह की। सॉरी पापा। वो फ़ौरन शर्मिंदगी से माजरत कर गया। अगर ये बात मीडिया तक पहुंच जाती है तो जानते हो इस कदर मनफी असरात मरतब हो सकते हैं। अगर वो लोग कोई एक्शन ले लेते हैं तो ये मसला किस कदर लंबा चलता है। खैर कुछ हद तक मसला हल हो गया है, लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं कि मैं तुम्हें माफ़ कर दिया। शाहवेज़, एक घर की इज़्ज़त तो तकद्दुस को दाव पर लगाने के लिए मेरी नज़रों में तुम हमेशा एक दर्जे नीचे ही रहोगे, और अगर मैंने तुम्हें इस मामले में सपोर्ट किया है तो मैं माशरे में अपने मुकाम के दिफा के लिए, वरना मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ ना देता। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा और मज़ीद किसी बहस का मौका दिए बगैर उन्हें अपने कमरे का रुख किया। मामा प्लीज़ पापा को समझाया, उनके फैसले से वो बहुत हर्ट हुआ था। मैं क्या समझाऊँ? जो उन्हें बेहतर लगा उन्होंने कहा। अगर वो लड़की उस जुर्म में मुलव्विस है और सज़ा काट रही है तो आपने भी उसमें बराबर की शिरकतदारी की है। आप भी तो इतनी सज़ा मुस्तहिक है। आप मर्द हैं तो इसलिए हम आपको माफ़ नहीं कर सकते। अंदलीब खान ने भी अपनी ज़ौजियत के हकूक़ पूरे किए। अरहम को शहराज खान ने अपने कमरे में बुलाया था और उसकी चिदा निकात पर बात कर रहे थे। वो मगमूम सा अपने कमरे में पहुंचा। सामने ही उसकी बेड पर वो सरापा हुस्न खुद से बेखबर लेटी थी। उसके सोते हुए वो दीदा से खदुखाल में भी करब जैसे बसीरा कर गया था। उसका निचला होंठ सोजा हुआ था, आंखें भी मतुरम थी, नाजुक से रुखसार दहक कर इंगारे हो रहा था। उन पर मुसब्बत उंगलियों के निशान जैसे उसकी जिल्लत की कहानी सुना रहे थे। शाहवीज़ ने अपनी रगें कटती महसूस की। इसका दिल चाहा सब कुछ भुलाकर उसे अपने सीने से लगा ले, मगर चंद लम्हों तक वो उसके ख्याल से छुटकारा पा चुका था। तुमने अच्छा नहीं किया अभी, मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी। उसके रुखसारों को अपनी उंगलियों के पूरों से छूकर उसे नरमी से कहा और कमरा लॉक करके बाहर निकल गया। जब तुम उसे बगैर निकाह किए भी सबक सिखा सकते थे तो उन्हें हमेशा के लिए ये मुसीबत क्यों गले डाली? वो आजकल अरहम के साथ उसके घर क्याम पजीर थी, क्योंकि शाहवीज़ हाउस पर सिर्फ अबीहा शाह का कब्जा था। उसे देखते ही वो आपस से बाहर होने लगती थी। वो हंसराई अंदाज में चिल्लाने लगती थी और हर वो चीज़ उसके हाथ रखती थी वो दीवार में देख मारती। चुनाचा के सीरियस हालत के पेश नज़र उसकी बेदारी के दौरान में वो शाहवीज़ हाउस में जाने से परहेज़ करता। दिमाग ठीक है तुम्हारा अरहम, मैं कभी उसके साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। वो फ़ौरन तब कर बोला, क्यों नहीं सोच सकते? जब तूने उससे नफ़रत करता है तो चला डाल उससे इसी नफ़रत से। अरहम न जाने उसे क्या गुलाना चाहता था। बकवास मत कर अरहम, वरना मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। वो जरहाना अंदाज में उसकी से मत बढ़ा था। खुद से मत भाग शाहवेज़, ये सिर्फ दिलासा है जो तू खुद को दे रहा है। तूने उससे बदला लिया है, वरना तू उससे इस कदर मोहब्बत करता है। जब उसने तुझे पहचाने से इनकार किया तो उसकी से दूरी के एहसास ने तुझे हवास वाख्ता कर दिया। तभी तूने उससे निकाह करके उसे हमेशा के लिए बना लिया, अपना बना लिया। हाँ, जब उसने तुझसे किसी भी किस्म के ताल्लुक़ से इनकार किया तो तब तो मशल था, मगर अब तो सिर्फ उससे मोहब्बत करता है मेरे यार। उसका तुझे इतना ख्याल है कि उसे तकलीफ़ से बचाने के लिए तूने उसके सामने भी नहीं चाहता। और हमने धीरे धीरे उसकी साथ के उलझे धागे सुलझाने शुरू किए। ऐसा कुछ नहीं है यार, उसने खुद अपने जुर्म का इकरार किया है। अगर मैं उसे ऐसे छोड़ देता तो वो कैसे इबरत पकड़ी किसी एक किरदार को सबक सिखाएंगे तो माशरे में सुधार पैदा होगा। वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। हाँ, अगर तू मुझे अपने घर से निकालना चाहता है तो अलग बात है। वो मज़ीद गोया हुआ, बकवास मत कर, तू जब तक चाहे यहाँ रह सकता है। अरहम ने फ़ौरन दिली खलूस से कहा, ओके फिर मैं घर कर चक्कर लगा कर आता हूँ, मामा से मिलने को दिल कर रहा है। उसने गाड़ी की चाबी उठाई और मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया।
अबीहा शाह की तबीयत काफ़ी संभल गई थी। ज़िंदगी में आने वाले तूफ़ान से उससे समझौता कर लिया था। चुपचाप उस महल नुमा कैद में दिन गुजार रही थी। अंदलीब उसकी दिलजोई की हद तक मकदूर कोशिश कर रही थी, मगर वो लब से अपने होंठों की जंबिश पर फ़क्ल बांधे थी। मामा कहाँ है? सिटी पर बड़ी प्यारी से धुन बजाते हुए वो अपनी ही रो में दाखिल हुआ था, जब लॉबी में उसे मुलाजमा मिल के बीबी साहबा तो घर पर नहीं है। मुलाजमा ने फ़ौरन मुस्तैदी से जवाब दिया। और छोटी बीबी? उसने तीखे चतून उठाकर सवालिया नज़रों से पूछा। वो अपने कमरे में है छोटे बाबा, यानी आपके कमरे में है। उसकी नज़रों के सवाल को पढ़कर मुलाजमा ने वजाहत की। ओके, तुम जाओ। उसने हुक्म सादिर किया और अपने कमरे का रुख किया, जहाँ पर अबीहा शाह की हुक्मरानी थी। वह दरवाज़ा नॉक किए के बगैर अंदर घुस गया था। दरवाज़ा खुलने की आहट पर अबीहा ने चौंक कर देखा। वह सोफ़ा कम बेड पर तिरछी लेटी थी। फ़ौरन सीधी होकर उसने दुपट्टा दुरुस्त जाविये से ले लिया। सुर्ख रंग की जदीद तराश खराश के सूट में वो अस्परा बेहद हसीन और जमील लग रही थी। शाहवेज़ खान न जाने क्यों महसूस होने लगा था काफ़ी बेहतर लग रही हो पहले से। उसकी तारीफ़ का इरादा मौकूफ़ करते हुए उसने उसकी सेहत पर तबसरा किया। निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूँगी। वो चारहाना अंदाज में आगे बढ़ी। काम डाउन, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। कुछ बात करनी है, वो ठंडे ठार लहजे में बोला। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो जहरीले अंदाज में बोली। निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी आंखें शोला थी तो ज़ुबान भी जहर ही उगल रहा था। तो रोब किस चीज़ का डाल रही हो मुझ पर? बाय द वे, ये कमरा तुम्हारा नहीं मेरा है। उसके गुस्से को खातिर में ना लाते हुए मुझे सिर पर बोला। ये लाल गुलाबी शेरनी जिन्ना जाने क्यों उसे आज शरारत से उकसा रही थी। मैं तुम्हारी ये मुस्कुराहट नोच लूँगी। शाहवेज़ अली खान, तुमने मुझे जलील किया है। मैं तुम्हारी खुशियों से कभी आग लगा दूंगी। मैं तुम्हारा जीना दोबर कर दूंगी, तुम्हारी ज़िंदगी जीरन कर दूंगी। माइंड इट। उसने अंगशत शहादत से उसे वार्न किया। कर लो, तुम बहुत कुछ कर सकती हो मिस अबीहा। बहुत सारे जौहर तो पहले ही देख चुका हूँ। मेरे ख्याल में अभी भी बहुत ज़ौम है तुम्हें खुद पर। इतना सब कुछ होने के बाद उसने जैसे उसके ज़ख्म पर उंगली रख कर दबाया था। वो तकलीफ से जर्द पड़ गई थी। मेरे किरदार पर उंगली मत उठाना शाहवेज़ खान, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। अपने आंसू को रगड़ते हुए उसने कड़कदार आवाज़ में कहा। बहुत जल्द मैं निकल जाऊँगी यहाँ से। उसने धमकी दी और तेज़ी से बाहर का रुख किया। शाहवेज़ खान ने उसे तेज़ी से उसके मुकाबले आकर उसे दोनों बाजू से थाम लिया। छोड़ो मुझे। गुस्से की तेज़ लहर उसके वजूद में सरायत कर गई। मुझे कोई शौक़ नहीं है तुमसे बात करने का या तुम्हारी शक्ल देखने का। तुम्हारा रिजल्ट आ गया है, वही बताने आया हूँ तुम्हें। एक झटके से उसे दीवार के साथ लगाकर उसने अबीहा शाह के शानों पर गिरफ्त मसबूत कर दी। मुझे कुछ नहीं जानना, छोड़ो मुझे। उसने बेबसी से अपने वजूद को झंझोड़ डाला। वैसे काफ़ी इंटेलिजेंट हो तुम। रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट आया दिया है तुमने। तुम्हें याद है एक बार पहले भी मैंने तुम्हारी ऐसी ही तारीफ़ की थी। उसने कहा और तमाम फासले समेट दिए। मुझसे दूर हो शाहवेज़ खान, वरना मेरा दम घुट जाएगा। वो चिड़िया की तरह फड़फड़ाई, फिर उससे खुद ही ज़ोर से दीवार में सर मारा था। कंक्रीट की पेंट ज़दा दीवार से उस कदर शिद्दत से सर टकराने से उसका सर लम्हों में ज़ख्मी हुआ था। आंधा मुझे मत छूना, शायद तुम्हारा मैं कुछ न बिगाड़ सकूं, लेकिन मैं खुद को मार डालूंगी। उसने नीम बेहोशी से जुमला अदा किया और फिर लड़खड़ा कर उस पर आन गिरी। शाहवेज़ खान ने हवास पात की बाख्ती से उसके सर से निकलते खून को देखा और डॉक्टर को फ़ोन करने भागा। खतरे की कोई बात नहीं मामा, डॉक्टर ने कहा है मामूली ज़ख्म है, जल्दी मंदिल हो जाएगा। शाम को जब शराज खान और अंदलीब खान लौटे तो उस हालत में देखकर तशवीश में मुब्तला हो गए, लेकिन तुमने उसे कुछ नहीं कहा। अंदलीब खान ने उसे मशकूक नज़रों से देखते हुए पूछा। मॉम प्लीज़, आप अब मुझ पर तो शक मत करें। खुद उससे क्यों नहीं पूछ लेती? शुक्र करें मैं वक्त पर पहुंच गया, वरना पता नहीं मैडम का क्या होता और आप उल्टा मुझ पर भी बरस रही हैं। उसने नज़र चुराते हुए कहा। अबीहा बेटा, अगर आप ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं हैं तो बताएं, मैं आपको ये चोट कैसे लगी? शाहवेज़ खान को तफसीली जवाब सुनकर अबीहा की तरफ मुतवज्जो हैं, जो आंखें बंद के लिए लेटी थी और एक हाथ चेहरे पर रखा हुआ था, मगर वह सो नहीं रही थी। कुछ नहीं आंटी, मुझे चक्कर आ गया था। मैंने तो तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाई और गिर गई, इसी वजह से सर पर चोट लग गई। उसने मुख्तसरन कहा और दोबारा आंखें मूंद ली। और वो खुद नहीं बताना चाहती थी कि शाहवेज़ खान ने उसके साथ क्या किया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसकी जारियत बयान कर पाती, इसलिए खामोश रही। फिर अंदलीब ने बहुत इसरार से उसे जूस पिलाया। उससे सारे दौरानिया में शाहवेज़ खान वहाँ मौजूद रहा, लेकिन अबीहा ने खिलाफ तवक्का कोई शोर नहीं मचाया। अपना ख्याल रखना, मैंने मुलाजमा को पाबंद कर दिया है। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मंगवा लीजिएगा। अंदलीब खान ने हदायत दी। उसकी पेशानी पर बोसा दिया, बिखरे बाल हटाए और शाहवेज़ खान को इशारे से बाहर जाने का कहा। मामा, मैंने अपने कमरे में रहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अबीहा को गेस्ट रूम में शिफ्ट कर देती हूँ। मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर अंदलीब ने मार्जरीन वापस रखा और नासमझी के आलम में से देखा। मतलब वो भी नहीं वहीं रहे और मैं भी? उसने आंखें झुकाकर कदर धीमे लहजे में कहा। ना चाहते हुए भी शराज खान के होंठों पर मुबहम सा तबस्सुम भी कर गया। वो शरई तौर पर तुम्हारी बीवी है, उस फासले में कोई बुराई नज़र नहीं आती, लेकिन अब का केस नॉर्मल केसेस से ज़रा मुख्तलिफ है। शाही
بیٹا آپ کی بیوی آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، ایسے میں ایک ساتھ رہنا آئی تھنک اٹس امپاسبل۔ انہوں نے کافی درد اندیشی سے جواب دیا، ماما ہم ہر ایک بات کے اس کے ماما ہم ہر ایک بات اس کی مانتے ہیں، مانتے جائیں گے تو مزید ہر دھرمی اور ضدی ہوتے جائیں گے۔ میں اب سے اسے مزید خود سے بدگمان نہیں رکھ سکتا۔ اس نے جھنجھلا کر وضاحت دی، میں وعدہ کرتا ہوں ماما میں اسے ہینڈل کر لوں گا، پلیز مجھے ایک موقع دیں۔ اس کا انداز ملتجائیانہ تھا۔ مندلیب خان نے ایک نظر لاتعلق سے بیٹھے شہراز خان پر ڈالی، انہوں نے آنکھ کے اشارے سے اجازت دی، اوکے ٹھیک ہے، تم ایک کوشش کر کے دیکھ لو بیٹا، بٹ کیپ ان مائنڈ کوئی زور زبردستی نہیں چلے کہ اس کی خواہش ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہوگی۔ اندلیب خان نے اجازت کے ساتھ شرط بھی عائد کی تھی، وہ نہ جانے کیوں خوش ہوئے جا رہا تھا۔ اپنی حالت وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ پہلے وہ اس سے محبت کرتا تھا، پھر وہ اس سے بدگمان ہو گیا، اس سے شدید نفرت کے اظہار کے طور پر اسے زبردستی اپنی زندگی میں شامل کر لیا، اور اب اس کی تکلیف پر خود کو کیوں وہ کرا اٹھا تھا۔ وہ کھانا نہیں کھاتی تھی تو نوالا اس کے حلق سے بھی نہیں اترتا تھا، وہ درد محسوس کرتی تھی تو بے چین وہ شاویز خان بھی رہتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اس سے نفرت کر کے خود کو سزا دے رہا ہے یا اس سے محبت کر کے خود کو رنجیدہ کر رہا ہے۔ اپنا عمل اسے خود لاشعوری رکھے ہوئے ہے، وہ اس کے قریب بھی نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ اسے خود سے دور رکھنا بھی سوہان روح تھا۔ عجیب تقاصد کہ اس کی سوچ اور عمل میں، سوچ میں بدگمانی اور نفرت تھی تو عمل میں صرف اس کا خیال اور اس کی فکر، وہ اپنے آپ سے بیگانہ تھی۔ اندلیب کا اصرار بھی اس پر کوئی اثر نہیں رکھتا تھا، اس کی دھکتی رنگت ہر گزرتے دن کے ساتھ مدھم پڑتی جا رہی تھی، وجود سے ساری تازگی جیسے نچڑ گئی تھی۔ وہ ضرورت کے تحت کھاتی تھی اور ورنہ کبھی کھانے کے پاس بھی نہ پھٹکتی۔ اس کی بگڑتی صحت اور ذہنی کیفیت نے در حقیقت سے پریشان کر دیا تھا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ ابھی شاید اس قصے میں واقعی شامل بھی ہے تھی یا نہیں، مگر اس کی مدد کے بغیر وہ کبھی اصلی بات کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ بہرحال اس کی مناسب دیکھ بھال کے لیے اس نے خود اس کے قریب رہنے کا فیصلہ کیا تھا، تبھی وہ اصل معاملے کی جانچ پڑتال کر سکتا۔ ابیحا شاہ کو اس فیصلے پر منانا جو شیر لانے کے مترادف تھا، مگر اسے یہ کرنا تھا۔ کوئی گنہگار ہوتے ہوئے اسے طویل عرصے تک احتجاج کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اس پہلو پر سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ سفید گلابوں کی خوشبو سے پورا کمرہ مہک اٹھا تھا۔ سورج کی کرنیں دھرتی پر اپنی شفاف کرنیں پھیلا کر نئے دن کی نوید سنا رہی تھی۔ آسمانوں کے وسطوں میں غوطہ کھاتے بادل جیسے سورج کے احترام میں جگہ چھوڑتے جا رہے تھے۔ بادلوں کے مرغولے یہاں وہاں اڑتے گم ہوتے جا رہے تھے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ زندگی کے مانوس سے ہلچل پیدا کر رہی تھی۔ سبک ہوا دبے پاؤں گلاس ونڈو اسکرین سے ٹکرائی اور ابیحا شاہ کے بند در کو دیکھ کر اسی شرارت سے واپس مڑ گئی۔ دبیز پردوں نے سورج کی پرحدت کرنوں کو ابیحا شاہ تک پہنچنے میں ناکام بنا دیا تھا۔ ایک بھرپور نیند لینے کے بعد وہ بہت تازہ دم سی اٹھ کر بیٹھی، اتنی اعصابی تھکان سے بھرپور دنوں کے بعد وہ پہلی بار لاپرواہ ہو کر مزے سے سوئی تھی۔ شاید ٹرنکلائزر کا اثر تھا جو اس نے پچھلے ایک ہفتے سے شروع کر رکھی تھی۔ اس نے اٹھ کر بکھرے بال سمیٹے اور باندھنے کی کوشش نہیں کی، سلیپر پاؤں میں اڑے اور بیس پردے ہٹا دیے۔ سورج کی شعاعیں چھن کر اندر آنے لگیں، ٹھنڈی ہوا کے جاندار جھونکے اس کا غیر مقدم کیا۔ اس کا موڈ ایک دم سے فریش ہو گیا۔ اچانک اس کی نظر کمرے کے وسط میں سجے گلاس ٹیبل پر رکھے گلدان میں سجے بے حد خوبصورت سفید پھولوں پر پڑی۔ وہ سفید گلابوں کی دیوانی تھی، اسے جھک کر انہیں اٹھا لیا، ان کی تازگی کو اپنے اندر تک اتار لیا۔ اس نے اپنے رخساروں سے چھو کر ان کی نرمی کو محسوس کیا، پھر ان پر اپنے لب رکھ دیے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور وہ جو انہماک سے اپنے کام میں مصروف تھی، اس کا ارتکاز ٹوٹ گیا۔ بس یس کم ان، اس نے اجازت دی اور پھر خود بھی چوکس ہو گئی۔ بلیک نائٹی میں اس کا مناسب سراپا بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ آپ سے میری خوشی برداشت نہیں ہوتی جو آپ اسے غیرت کرنے چلے آتے ہیں۔ اس کی پیشانی سے لڑ زدہ ہو گئی، مگر شہراز شاہویز خان تو اس کے اس حلیے میں کھویا ہوا تھا، دوپٹے سے بے نیاز کے کمرے میں تمام حقوق ملکیت کے ساتھ گھومتی۔ وہ اسے اپنے دل کے بہت قریب لگی تھی۔ اس کی جانتی نگاہوں سے خائف ہو کر اس نے فوراً شال نکال کر اوڑھی۔ شاید اس کی استحقاق پر نظروں کا اثر تھا کہ چند لمحوں کے لیے وہ بالکل انگشت بندہ رہ گئی۔ کچھ کام تھا آپ کو؟ وہ اس کی توجہ خود پر ہٹانا چاہتی تھی۔ نہیں تو کوئی کام نہیں تھا، بس بہت دن اپنے روم سے دور رہ لیا، اپنے ٹھکانے پر واپس آنا چاہتا ہوں۔ میں اپنا سامان بھجوا رہا ہوں، آپ اپنی مرضی سے سیٹ کروا دیجیے گا۔ آئی مین وارڈروب میں۔ تو میں کہاں رہوں گی؟ آئی مین میرا روم کون سا ہے؟ وہ الجھ کر بولی، یہ ہم دونوں کا روم ہے۔ اس نے ایک لفظ پر زور دیا، آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ آپ نے یہ سوچ پہ کیسے لیا کہ میں کمرے میں آپ کے ساتھ رہوں گی؟ وہ فوراً تنگ کر بولی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑے شخص کو شوٹ کر دے۔ میں نے آپ سے پوچھا نہیں، بتایا ہے۔ مسز ابیحا شاہویز خان
زیادہ واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں نے کہہ دیا ہے وہی ہوگا، اور اس بار تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ اینڈ لسن، خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ ابھی تو مجھے جانتی نہیں ہوں۔ اس نے خطرناک تیور لیے بڑے کرخت لہجے میں کہا اور دوسری بات کا موقع دیا بغیر باہر چلا گیا اور کمرہ بھی لاک کر دیا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ بحث کرتا تو اس سے جیت جاتی، مگر اب اسے ہر حال میں سچائی کے بے نقاب کرنا تھا اور ابیحا شاہ کو اسے ذات سے نکالنا تھا۔ تمہیں خود کو نیچرل نیند کا عادی بنانا ہوگا، آئندہ تم یہ ٹرینکولائزر استعمال نہیں کرو گی۔ اس کے ہاتھ سے ٹیبلٹ لے کر اس نے اپنی ملکیت میں لی۔ اس نے ایک تلخ نگاہ اس پر ڈالی اور کچھ بھی کہے بغیر لیٹ گئی۔ آنسو قطرہ قطرہ پگھل کر تکیے میں مجذب ہونے لگے۔ اپنی بے بسی اور مقدر کی سیاہ سیاہی سے لکھی تحریر اس کے وجود کو کانٹوں پر لیٹا دیا تھا۔ وہ شخص سے لڑتے لڑتے تھک گئی تھی، اسے نفرت کرتے کرتے تھک گئی تھی، اس کے سانپ شل ہو گئے تھے، وہ ذہنی تناؤ کا شکار تھی۔ اسے سکون کی ضرورت تھی، مگر سکون اس کے نصیب میں کہاں۔ اسے چپ چاپ لیٹتا دیکھ کر وہ بھی صوفے کم بیڈ پر آ لیٹا۔ اس کے ساتھ رہنے پر اس نے بہت محاسن آرائی کی تھی، بھوک ہڑتال، رونا دھونا، شور اور بہت سے ہرے ہوئے آزمائے، مگر شاویز خان اپنے موقف سے پر ڈٹا رہا۔ اسے مات دینے، اسے سمجھانے سے اسے سنبھالنے وہ اس کے پاس آتا تھا، تب اس کی روح تک درد سے بلبلا اٹھتی تھی۔ چنانچہ اس نے شاویز خان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب کم از کم وہ اس کے ایک خاص فاصلے سے بات کرتا ہے۔ کیا تمہیں بیبی پنک کلر پسند ہے؟ ہاں، مگر آپ کو کیسے پتا؟ اس نے چونک کر استفسار کیا یہ کبھی تمہارا نمبر تھا؟ اس نے ڈائری پر لکھا ایک نمبر اس کی طرف بڑھایا۔ ہاں، یہ میرا نمبر تھا، مگر تمہارے پاس کیسے؟ حیرت کا ایک پہاڑ منہ کھولے کھڑا تھا۔ تم بتاؤ مجھے یہ سب کچھ کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ اس کے اقرار پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت رویہ اپنانے پر مجبور ہو گیا۔ مجھے کیا معلوم؟ تم بتاؤ شاویز خان، کیسے حسب حاصل کر کے تم نے مجھے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا؟ سب کہانیاں گھڑ کر تم اپنے گناہ پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ اگر اس دنیا میں کسی شخص سے میں نے نفرت کی ہے تو وہ تم ہو شاویز خان۔ اب اگر تم نے مجھے مزید مشکوک شبہات کا اظہار کر کے میرے زخموں کو گردا تو مجھے میرے پاپا کی قسم میں اب اس کھڑکی سے کود کر اپنی جان دے دوں گی یا تمہیں قتل کر دوں گی۔ اس کے آنسوؤں سے لبریز آنکھوں میں اور لہجے میں اس قدر تھکاوٹ اور بے بسی اور کرب تھا کہ شاویز خان مزید ایک لفظ بھی ادا نہ کر سکا۔ اگر تم بے قصور ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں تمہارا مقام واپس دلاؤں گا، لیکن اگر تم گناہ گار ہوتے ہوئے بھی معصومیت کا ڈھونگ رچاتی ہو رہی تو یاد رکھنا مجھے خود نہیں معلوم میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ ایک ایک لفظ کو اس نے چبا چبا کر ادا کیا۔ بڑے شوق سے کرو مسٹر شاویز خان، مگر میں تمہیں اندر تک گھائل کر دوں گی، مائنڈ اٹ۔ اس نے انتزاعی انداز میں سے دیکھا اور بڑی کاٹ دار مسکراہٹ سے نواز کر واپس لوٹ گئی۔ کل تمہاری بہن کی مہندی ہے ابیحا، تمہیں کیسے پتا؟ بس پتا ہے، شاویز خان نے کندھے اچکائے۔ وہ جو اپنے کپڑے ہینگ کر رہی تھی اس سرگرمی کو ملتوی کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کی رنگت یکدم تاریک ہو گئی، بلکہ چھپک چھپک کر آنسو پیچھے دھکیل رہی تھی۔ ایک سایہ سے اس کے چہرے سے لہرا کر گزر گیا تھا۔ تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا شاویز خان، کہ تمہیں مجھ پر رحم نہیں آیا؟ وہ ٹرانس کی کیفیت میں تھی، شاویز خان جانتا تھا یہ خود کلامی تھی۔ کیا تم نے دیکھا اسے عریشی کیسے لگ رہی تھی؟ پاپا خوش ہیں؟ پلیز شاویز مجھے بتاؤ۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھی، شاید پہلی بار خود قدم بڑھا کر اس کی طرف آئی تھی۔ نہیں، میں نے اسے نہیں دیکھا، شاویز نے نارمل انداز میں کہا۔ اس کی ٹوٹ پھوٹ اسے بھی تکلیف میں مبتلا کری تھی۔ مجھے لے چلو شاویز، میں ایک بار پھر پاپا کی اس سے معافی مانگ لوں گی، پلیز انکار مت کرنا، مجھے اپنی بہن کو اس روپ میں دیکھنا ہے۔ وہ تڑپ کر بولی، میں تمہیں نہیں لے جا سکتا، وہ تمہیں مار ڈالیں گے، اور ہر بار میں انہیں تم پر ظلم کرتا دیکھ کر خاموش رہوں گی، یہ ضروری نہیں، مجھے پرواہ نہیں، پلیز مجھ پر یہ احسان کر دو، میں ساری زندگی تمہیں یہ احسان نہیں بھولوں گی۔ التجا کرتے کرتے سسک اٹھی۔ اوکے، شاویز خان نے کہا اور باہر نکل گیا۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہاں جا کر کیا ہوگا، مگر بہرحال اس نے ابیحا شاہ کے سامنے قرار کر لیا تھا۔ ابیحا امارا شاہ جو لان میں کھڑی تھی، ابیحا شاہ کو دیکھ کر دم خود رہ گئی۔ ماما، وہ دوڑ کر ان کی طرف بڑھی، مگر اس کی حیرت کی انتہا رہی جب وہ 2 قدم اس سے دور ہو گئی۔ اب یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ اپنے پاپا کو مزید اذیت دینے آئی ہو؟ جو داغ وہ اپنے دامن سے دھونے کی کوشش کر رہے ہیں اسے ایک بار پھر گردآلود کرنے آئی ہو؟ وہ رخ پھیر کر بولی، ماما، پاپا کدھر ہیں؟ ان کی نفرت نے مجھے کبھی سکون نہیں لینے دیا۔ ماما، مجھے اپنی گوش میں لے لیں، یہ بھیانک خواب اپنی محبت سے میری زندگی سے نکال دے، مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اپنے گھر میں رہنا ہے، اپنے ماما اور پاپا کے ساتھ۔ اس نے روتے ہوئے دہلیز پکڑ لی تھی۔ ماں، ہمیں مزید تماشا مت بناؤ ابیحا، اب کی بار تم ان کے سامنے آئی تو وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ ابیحا، ان کی غیرت کو مت لڑکارو۔ اب ہمارا شاہ نہ جانے کیسے پتھر بنی ہوئی تھی، ورنہ بیٹی کی بے بسی ان کے سینے پر سانپ لٹانے لگی تھی۔ ماما پلیز مجھے ایک بار عریش سے ملنے دیں، میں اسے دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ تمہیں کس نے اجازت دی اس دہلیز کو پار کرنے کی؟ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ اتنے میں ریحان شاہ بھی آ گئے۔ ان کے ہمراہ عریش شاہ بھی تھی، جو زرد اور سبزہ امتزاج کے سوٹ میں خود بھی سرسوں کا پھول لگ رہی تھی۔
पापा प्लीज़ प्लीज़ पापा मुझे माफ़ कर दे, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। आपने मुझसे वादा किया था कि एक दिन मैं आपसे जो मांगूंगी आप मुझे देंगे। पापा अपनी माफ़ी की भीख मांग मेरे दामन में डाल दे। मैं उनके कदमों से लिपट गई। वो वादा मैंने अपनी बेटी से किया था, मगर तुमसे कोई मेरा ताल्लुक़ नहीं है। वो बेलचक लहजे में बोले, तुम हमारी इज़्ज़त के कातिल हो। तुमने हमारी ख़ानदानी इक़्तिदार को फैलाकर तुमने मेरे इत्मीनान की धज्जियाँ बिखेर दी। तुम मेरी औलाद नहीं हो, तुम मेरी सिर्फ़ एक ही औलाद है, मेरी सिर्फ़ एक ही बेटी है अरीशा। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं पापा, ऐसा मत कहें। मैं सिर्फ़ आपकी बिया हूँ। प्लीज़ अरीश, तुम पापा से कहो मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपने सीने से लगा लें। वह वैसे ही उनके कदमों से लिपटी थी। उनके ग्लोगेर आवाज़ से पूरा आलम कांप उठा। पत्थरों के सीने में भी उसकी आहो बका से दौड़ने लगी थी, मगर न जाने पत्थरों के सीने में भी उसके आहो बका से दरारें पड़ने लगी, मगर न जाने कैसे वो पत्थर दिल इंसान थे। अरीशा ने बगौर से धूल उड़ाती लड़की को देखा जो रेहान शाह के कदमों से लिपटी थी। आखिर मैंने तुमसे सब कुछ छीन ही लिया। अस्तगफिरुल्लाह, न जाने वो खुद से तरास कर रही थी या फिर अपने अमल से खुद ही अपने आप से मुत्तफ़िक़ थी। अगर तुम्हें मेरा थोड़ा सा भी ख्याल हो और मैं चाहती हो तुम्हारा बाप कुछ दिन और गुजार ले तो यहाँ दोबारा कभी मत आना भी। वो तड़प कर उनके कदमों से उठी थी। एक हैरत भरी निगाह शाह पैलेस की चमकती दमकती इमारत पर उस घर के नफूस पर डाली और शाहवेज़ खान के हमरा गाड़ी में आकर बैठी। सच शुक्र के शाह पैलेस मेहमानों की मौजूदगी से खाली था। अरीश शाह की मेहंदी और बारात का फंक्शन रॉयल पैलेस में मुनक़िद था। वो जिस खुशी से आई थी और जिस खामोशी से आई थी उसी खामोशी से वापस चली गई। समझ नहीं आता बात कहाँ से शुरू करूँ। हज़ारों बातें और राज ऐसे हैं जिन्हें बेनकाब करना ज़रूरी है। मेरा ज़मीर मुझे हर रोज़ इंसाफ के कटहरे मिलाता है और नदामत के घाव देता है। मैंने जो चाहा वो पा लिया, लेकिन मेरा कल्बी इत्मीनान रुखसत हो गया। मैंने अपने हसद में शाह पैलेस को जाड़ दिया। शाहवेज़ अली खान, आज इस हकीकत से पर्दा उठाना ज़रूरी हो गया। बिहा शाह सच कह रही है, वो तुम्हें कभी नहीं जानती नहीं थी। वो वाकई तुम्हारे साथ किसी ताल्लुक़ की ख्वाह नहीं थी। उससे एक ऐसा जुर्म की सज़ा पाई है उसने क्या किया ही नहीं। जो ज़िल्लत उसके हिस्से में आई है वो नाक़ाबिल बर्दाश्त है। वो बहुत मासूम, पाक और खूबसूरत शख्सियत है। वो मेरे हसद को कभी समझ नहीं पाई और इस मासूमियत की भेंट चढ़ गई। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर है। उसके मासूमात ने मेरा बहुत दौर तक पीछा किया है। अपनी मोहब्बत शाहज़म फ़रूक पा लेने के बावजूद मैंने नासूदा और गैर मुतमिन हूँ। मैं अरीश शाह, बिहा शाह की बहन, उसकी खुशियों की कातिल, उसकी ज़िल्लत का बाइस हूँ। आज काफ़ी अरसे के बाद उसने अपना मेल बॉक्स चेक किया था। उस तवील तहरीर ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल करवा रही थी। उसको पढ़ते ही आसमान उसके सर पर टूट पड़ा था। अरीश ने बचपन से लेकर अब तक हर बात उस मेल में लिख डाली थी। वो दौड़कर रसोई से बेडरूम में गया। अब शाह बेखबर सो रही थी। वो 24 घंटे उसकी आंखों के सामने थी। उससे अपने उसे कंप्यूटराइज करते नहीं देखा था। यकीनन ये मेल सच था। शाहवेज़ का दिमाग भग से उड़ गया। वो यकीन नहीं कर सकता था कि एक बहन ने दूसरी बहन से हसद में इतना सब कुछ कर दिया, मगर उस पूरे मामले में उसने अभी तो कम अज़ियत नहीं दी थी। उस मुखलिस सी लड़की को सबसे बड़ा जुर्म तो उसने ही किया था। वो भी उसका जुर्म था, गो कि उस सब कुछ अनजाने में हुआ। ओह मेरे खुदाया, मुझसे क्या हो गया। उसने सर दोनों हाथों से पर गिरा लिया और बेड पर बेसुध सोई बिहा शाह के पास बैठ गया। उसके चेहरे से फूटने नूर के सामने उसे अपना वजूद बहुत स्याह लग रहा था। ए प्यारी लड़की, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकोगी या तुम मेरे गुनाहों पर दरगुजर कर सकोगी। काश ये सब ना हुआ होता। उसके मखरूती हाथ को थाम उसे अपने होंठों से लगा लेता। वो 6 फीट का मर्द फूट फूट कर रोने लगा। शाहवेज़ कहाँ है आंटी, उसने बज़ाहिर परे लापरवाह अंदाज में पूछा था, मगर तशवीश ने झाँक कर सर निकाला था। वो कई दिनों से लापता था। शाहवेज़ हाउस में तो उसने कदम भी नहीं डालता। बिहा शाह को शायद उस लड़ते झगड़ते दिन गुजारने की आदत हो गई थी। तब भी उसने कुछ चौंक कर पूछा था, क्या वो ऑफिस क्या है। अंदलीब खान की खामोशी पर उसने अगला सवाल किया। नहीं, वो ऑफिस नहीं चाहता। आपके अंकल उससे नाराज़ है और उनको अपने ऑफिस और जायदाद से बेदखल कर रखा है उन्होंने। क्यों? उसकी आंखें हैरत से मज़ीद फैल गई थी। क्योंकि उन्होंने आपके साथ आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती रिश्ता कायम किया है, इसलिए मेरी जान। उसकी हैरत भरे उस खूबसूरत अंदाज पर उन्हें जीभ भर कर प्यारा था। आप मुझसे खफा हैं? किसी खौफ से के पेश नज़र उसने दरियाफ़्त किया। नहीं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा? मैं आपसे बिल्कुल भी खफा नहीं हूँ। उन्होंने बहुत मोहब्बत से उसे जवाब दिया। आंटी, मैंने कभी नहीं चाही कि मेरी आज़ाद किसी के लिए तकलीफ़ का बायस बने। ये आपका बड़ापन है, आपने ऐसा किया, लेकिन मैं चाहूँगी आप ये मामला ख़त्म कर दें। उसने दिल खलूसी से कहा, आप फ़िक्र मत करें अभी, हाँ बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुदा से बेहतर की उम्मीद रखें। अंदलीब खान ने उसे तसल्ली और तशफ़ी से बहलाना चाहा। जौबन वो डाइनिंग चेयर छोड़कर अपने कमरे का रुख कर गई। अंदलीब खान के मुतासफ निगाहों ने दूर तक उसका पीछा किया था। वो तहीर से आज बड़े दिनों से बाद शाहवेज़ खान को देख रही थी। ये शाहवेज़ खान तो नहीं था जिसके पेशानी हमा वक्त मगरूर से चमक से रोशन नहीं रहती थी और जिसकी खदोखाल लबों पर कफल होने के बावजूद मुस्कुराते मालूम होते थे। मतूरम आँखें, मलजका हलिया, बड़ी हुई शेव आँखों में दौड़ते सुर्ख डोरे, चेहरे पर रकम नदामत की तहरीर, झुका सर, झुकी आँखें। वक़्त की कौन सी कुछ अदाई उस पर यह निशान सबत कर गई। वो उसे देख रही थी, मगर उसकी हालत की तो वजह नहीं पूछ पाई थी।
مجھے سزا دو ابھی ہے، مجھے اس کرب کی سزا دو جو میں نے تمہارے حصے میں لکھ دیا۔ وہ 6 فٹ کا مضبوط مرد اس نازک سے لڑکے کے سامنے سسک رہا تھا، ندامت کا بوجھ اس کے وجود کو جھکائے دے رہا تھا۔ ضمیر کا لعن تان نے سکون سے رشتہ توڑ دیا تھا، کسی لڑکی کو برباد کرنے کا ظلم اسے عزت کے لمحوں پر بوجھ لگ رہا تھا۔ تم نے بے قصور ہو، مجھے تمام حقیقت کا پتہ چل گیا ہے۔ ابھی شاہ کے کندھوں سے بہت بڑا بوجھ اترا تھا، اس نے کھل کر سانس لیا تھا، کب سے سینے میں اٹکی سانس جیسے آزاد ہو گئی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا میرا کوئی دوش نہیں ہے، مگر تم نہیں مانے، وہ آنسوں کے درمیان بولی تھی۔ میں مان گیا ہوں، میں بہت نادم ہوں۔ آنسو پینے کی کوشش اس کی آواز بھاری ہو چلی تھی اور گلا رند ہو گیا تھا۔ کیا تمہاری یہ ندامت مجھے میرے جسمانی وقار لوٹا سکتی ہے؟ مجھے وہ ذلت بھلانے میں مدد کر سکتا ہے جو میرے پیاروں کے سامنے میرے ساتھ ہوئی؟ تمہاری ایک غلط فعل نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، اب کیا کروں میں؟ تمہاری شرمندگی کا کیسے خرچ دوں یہ تذلیل؟ اپنے عزت کے لمحوں سے بتاؤ، مجھے جواب دو۔ تم نے مجھے برباد کر دیا شاہویز خان، میرے سینے میں خنجر گھوم کر چاہتے ہو خون بھی نہ بہے اور تکلیف بھی نہ ہو؟ کیوں مجھے بھیڑ بکریوں کی طرح داغا چاہ رہا ہے؟ میں انسان ہوں، میری بھی ہمت ہے، حوصلہ کی ایک حد ہے، میرے اعصاب تھک گئے ہیں، مجھ سے اب اور نفرت برداشت نہیں ہوتی۔ آخر میں وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ابھی شاہ، جو میں نے تم سے چھینا ہے میں تمہیں وہ مقام، عزت اور وقار ضرور لوٹاؤں گا۔ میں نے تم سے معافی طلب نہیں کر رہا، کیونکہ میں جانتا ہوں جو دکھ میں نے تمہیں دیا ہے اس کے آگے معافی جیسا الفاظ بہت چھوٹا ہے۔ تم نے مجھے جو سزا دی ہے، سزا دوگی مجھے قبول ہوگی۔ وہ اس کی نفرت برداشت کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ مجھے تم سے نفرت بھی نہیں ہے شاہویز خان، کیونکہ یہ بھی تو ایک جذبہ ہی ہے۔ میں تمہیں اپنی نفرت کے قابل نہیں سمجھتی۔ اس نے ناگواری سے رخ موڑا، وہ خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ جس سے شدید محبت کی جائے اس سے لاتعلق کی قیامت بن کر برستی ہے۔ شاہویز خان کے دل و دماغ میں بھی اذیت کا راج تھا جس کے ساتھ اسے زندگی بھر جینا تھا۔ شاہویز خان نے شاہ پیرس کی دہلیز پکڑ لی تھی، اس نے سارا قصور اپنے سر لے کر اس کے بے گناہی کی ثابت کرنی چاہی تھی۔ اپنا تمام زوم اور غرور اور بے نیازی بھلا کر وہ اب صرف اس لڑکی کے حق میں لڑ رہا تھا۔ اس نے ریحان شاہ کے قدموں کو پکڑ کر التجا کی تھی وہ ابیہ شاہ کو معاف کر دے، مگر نہ جانے کیوں وہ اس کے الفاظ پر یقین کرنے کو تیار نہ تھے۔ اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا جاتا تھا مگر وہ ہمت نہیں ہارتا تھا۔ وہ ہر روز ایک نئی امید کے جگنوں ہتھیلی میں پر سجا کر اس لڑکی خوشیوں کا سودا کرنے جاتا تھا، مگر مایوسی ہی پلٹ کر آتا تھا۔ شاید قدرت ابھی اس پر مہربان نہ تھی۔ وہ حواس باختہ سی گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ تم مجھے اپنی اتنی عجلت کہاں لے جا رہے ہو؟ کسی انہونی کے احساس اس کا وجود لرز اٹھا تھا۔ ابیہ شاہ پلیز کام ڈاؤن، ایوری تھنگ از آل رائٹ۔ جب گاڑی شہر کے ایک پرائیویٹ اسپتال کے سامنے آئی تو اس کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ چلو اندر، شاہویز خان نے فرنٹ ڈور کھول کر اسے پکارا، مگر وہ خوف کی شدت سے سفید پڑ گئی تھی۔ مجھے نہیں جانا اندر، اب مجھ سے اور دکھ کے سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کوئی انہونی کر دی تو میں سب کچھ تباہ کر لوں گی۔ اب مجھے اس ڈراؤنی حقیقت سے آزاد کرنا ہوگا، اسے مجھ پر رحم کرنا ہوگا، مجھے میرے نصیب کی طریقے کو زارے سے دھونا ہوگا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، ناامیدی کی باتیں مت کرو، خدا بہت مہربان ابیہ، اس سے رحم کی امید کرو تو وہ رحم کرتا ہے، خدا سے اچھا گمان رکھو۔ شاہویز خان نے اسے ڈھارس بندائی اور ہاتھ بڑھا کر اسے سہارا دیا، اور وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ ICU میں تشویشناک حالت میں ریحان شاہ لیٹے تھے۔ تم نے دیکھا، ایک اور امتحان میرا منتظر ہے، میرے پاپا کو اٹھاؤ پلیز شاہویز، انہیں یہاں سے نکالو۔ وہ سبرک ہو چکی تھی، وہ بری طرح بلبلا اٹھی تھی۔ اتنے میں امارا شاہ نے اسے بازوں میں بھیجا تھا۔ ابیہ میری بچی، میری بیا، وہ دیوانہ وار چوم رہی تھی۔ ان کی محبت کے اس اظہار پر وہ خود دم بخود رہ گئی۔ پھر اس نے مزید کچھ سوچنے کی کوشش نہیں کی، بس ممتا کی آغوش میں سما گئی، بیتے دنوں کی آہوں کو ان کی وجودگی کی گرمی سے پگھلانے لگی۔ میں جانتی تھی بیا، میری جان بے قصور ہے، ماں کا دل جانتا تھا، مگر پھر بھی حالات کے دھارے پر خود کو چھوڑ دیا۔ مجھے معاف کر دو بیا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پلیز ماما، ایسی باتیں کر کے ہمارے رشتے کی بے تکلفی اور احترام کم مت کیجیے۔ جو ہوا ہے میں تو اس سے آپ کے آنچل میں سمیٹنا ہی بھول گئی ہوں، آپ سمیٹتے ہی بھول گئے۔ آپ نے اپنی بیا کو اپنا لیا، اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دوسری حقیقت نہیں ہے۔ اس نے تڑپ کر انہیں جواب دیا۔ ریحان شاہ سڑی پہ اپنے دل سے راز و نیاز میں مگن تھے، دنیا کے سامنے جتنے بھی سنگی بنتے۔ آخر ایک باپ کا دل بھی سینے میں دھڑکتا تھا جو اصولوں سے بغاوت کرتا تھا، اور روزانہ ابیہ شاہ کی معصوم صورت ان کی آنکھوں میں بھر دیتا تھا۔ ہر رات چپکے چپکے اس کی یادوں سے دامن بھگو کر خود کو اگلے دن کے مصائب برداشت کرنے کے قابل بناتے تھے۔ کل رات بھی اپنی اسی کارگزاری میں مہو تھے جب عریش شاہ کی بے وقت آمد نے انہیں چونکا دیا۔ ان سے وہاں بیٹھنے کی اجازت طلب کر کے بعد جس حقیقت سے انہیں روشناس کروایا گیا وہ ناقابل بیان تھی۔ وہ بس ٹکر ٹکر اس روتی شکل کو دیکھتے رہے، پھر اچانک ان کے سینے میں جان لیوا درد اٹھا، اور تکلیف کے ساتھ سے وہ دو ہرے ہو گئے تھے۔ ان کی بگڑتی حالت کے پیش نظر عریش شاہ کے حواس جھنجھلا اٹھے تھے۔ وہ دوڑ کر امارا شاہ کو بلا لائی اور وہ فوراً انہیں ہاسپٹل لے آئی تھی۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ہوش میں آتے ہی انہوں نے ابیہ شاہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ان کی اس خواہش کو پایہ تکمیل تک
پہنچانے کے لیے شاویز خان اسے ہاسپٹل آیا تھا، جہاں ہمارا شاہ نے اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ 24 گھنٹے ICU میں رہنے کے بعد انہیں روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، اور ہوش میں آتے ہی انہوں نے ابیحہ کو اپنے پاس بلایا تھا۔ شاویز خان نے اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ دوڑ کر ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ پاپا کچھ مت کہیے گا، میں آپ کے چہرے پر ندامت کے سائے برداشت نہیں کر سکتی۔ ہمارا رشتہ اس دنیا کا سب سے خوب اور استحقاق رکھنے والا ہے۔ جو کچھ ہوا وہ حالات کی گردش تھا پاپا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیاہ ہمیشہ خوش رہے تو پلیز گزشتہ یادوں سے دامن چھڑا لیں۔ ان کی تشویشناک حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے انہیں کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا تھا۔ ابھی شاہ کی پیشانی کو چوم کر انہوں نے دوبارہ سے اسے باہوں میں بھر لیا۔ بعض اوقات خاموشی وہ الفاظ ادا کر جاتی ہے جو ہم زبان سے ادا نہیں کر سکتے، اور ان کی دوریوں کے لمحات کے بعید خاموشی سے ہی تو چرائے گئے تھے۔ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی بیا، نہ جانے کیسے انسانیت کے درجے سے گر کر میں نے عمل کر دیا۔ اب مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا لگتا ہے ماما۔ پاپا نے تو ہمیشہ ہمیں ایک جیسا پیار دیا، پھر نہ جانے یہ تنہائی اور حسادانہ سوچ کیسے میرے اندر نیچے پنجے گاڑ گئی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں بیا۔ عریش شاہ کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ سما جائے۔ یہ تو نصیب کی بات ہے عریش، تم خود کو قصوروار مت ٹھہراؤ۔ شاید میرے ساتھ یہی ہونا تھا، اس طریقے سے اور نہ ہوتا تو کسی اور طریقے سے ہو جاتا۔ تم سے نفرت کر کے مجھے کیا ملے گا؟ شاہ پیلس کے در و دیوار میں جو ادھورا پن اتر آیا ہے وہ بسیرا کر جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ میں نے بہت کوشش کی عریش کہ جو تم سے منفی رویہ اختیار کر سکوں، مگر میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پائی۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی میل نہیں، پھر بھی میرے کہہ دینے سے تمہاری تسلی ہوتی ہے تو عریشہ میری جان، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے بہت عام سے انداز میں کہا۔ جواباً اس کی باہوں میں بکھر گئی۔ ایک درد تھا جو چاروں طرف احاطہ کیے بیٹھے تھا۔ ابیحہ شاہ کے وجود میں برچے لگے تھے، ایک زوردار چماٹا مارنا تھا، مگر وہ ضبط کر گئی تھی۔ اس کا جرم اتنا چھوٹا تو نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے معاف کر دیا جاتا، مگر اس سے ریحان شاہ کا خیال تھا، اسے ہمارا شاہ کا خیال تھا۔ وہ جو خود تکلیف کے درد سے آگاہ تھی تو پھر کسی اور کے حصے میں یہ بے چینی کیسے دے سکتی؟ زندگی کے ان حسین لمحات سے وہ ماضی کا درد بھول جانا چاہتی تھی۔ آپ نے کیا سوچا ہے شاویز کے بارے میں؟ ریحان شاہ نے ابیحہ سے پوچھا۔ وہ اسپتال سے سیدھی اپنے باپ کے گھر آئی تھی اور دوبارہ اس سے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ سوچنا کیا ہے؟ اس نے اب بک بند کی اور نظریں جھکا کر بولی وہ آپ کے فیصلے کا منتظر۔ ریحان شاہ کی سوالیہ نظریں اضطراب سے بھری بیٹھی ابیحہ شاہ پر تھی۔ تو پھر وہ انتظار کرے، اس نے بے زاری سے کہا، اور لمبے لمبے ڈھک بھرتی وہاں سے چلی گئی۔ تمہاری غلطی کا ایک پس منظر ہے، ایک غلط فہمی سے یہ بات شروع ہوئی، تب اس صورتحال کا جو مناسب حل لگا تم نے کیا، تمہیں غلط گائیڈ کیا گیا۔ اگر اس نے سب کو معاف کر دیا ہے، تمہیں اسے کچھ نہ کچھ فیصلہ سنانا چاہیے۔ وہ اس بوجھے شخص کی دلجوئی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی خاموشی بہت تکلیف دیتی ہے رم، ایک طویل تکلیف اور درد کا اندیہ سناتی ہے۔ ایک پھیکی مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ لیکن تمہیں اس طرح چپ چاپ انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ مثبت یا منفی کسی بھی طرح کے رویے کی وضاحت اسے کرنی ہوگی۔ وہ حقیقتاً سوگوار تھا۔ میں کیسے جاؤں اس کے سامنے؟ گزشتہ تمام واقعات میرے دل و دماغ پر نقش ہو گئے ہیں۔ اس نے بے بسی سے سر ہاتھوں پر گرایا۔ وہ اس کی سب کی نظروں میں سرخرو ہو گئی ہے۔ انکل نے تمہیں واپس بلا لیا ہے۔ میرے خیال میں اگر تم ابیحہ سے اس طرح سے کسی پیش رفت کے منتظر ہو تو امید رکھنا اچھی بات ہے، مگر یوں اپنے اسٹیٹس کو نظر انداز مت کرو۔ آفس کی طرف توجہ دو۔ اور ہم نے اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، شاویز خان نے کہا، اور تیار ہونے کے غرض سے واش روم میں گھس گیا۔ اور پلیز اپنے حلیے کو درست کر کے آنا، ورنہ تیری حالت کا راز تیرا پورا اسٹاف جان جائے گا۔ آخر میں ہم نے زور سے ہانک لگائی اور ماحول پر چھایا بوجھل پن کم ہونا چاہا۔ وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتی، ہمارا شاہ نے کسی قدر شرمندگی سے کہا، اور لاؤنج میں سے صوفوں میں سے سنگل براجمان ہو گئی۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا میں خود سے مل سکتی ہوں؟ اندلیب خان نے اجازت طلب دی۔ ہمارا شاہ نے ریحان شاہ کی طرف سے سوالیہ نگاہیں مرکوز کی تھی۔ انہوں نے جانے کیا سوچ کر مثبت جواب دیا، لیکن آپ اس پر کسی قسم کا دباؤ مت ڈالے گا۔ ہم اب اس کے فیصلے کے برخلاف کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہتے، ریحان شاہ نے شائستگی سے کہا۔ آپ فکر مت کریں ریحان بھائی، ہم اس پر کوئی زور زبردستی نہیں کریں گے۔ شیراز خان نے فوراً دلیپ کی مدد کی تھی، اور پھر ہمارا شاہ کی رہنمائی میں وہ اس کے کمرے تک چلی گئی۔ انہوں نے دروازے کے سامنے پہنچا کر ہمارا شاہ واپس مڑ گئی، اور دلیپ نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ تمام حالات سلجھ چکے تھے اور سب کچھ واپس اپنے معمول پر رواں ہو گیا تھا۔ شیراز خان اور دلیپ اپنی بہو کا فیصلہ جاننا چاہتے تھے۔ جو بھی ہوا، شاویز کی چاہتوں سے وہ دونوں باخبر تھے۔ وہ اس کے دل کی والہانہ جذبے سے واقف تھے۔ اب وہ کس طرح ضبط کے مراحل طے کر رہا تھا وہ بخوبی سمجھ سکتے تھے۔ ابیحہ شاہ کی کمی اس کی ذات کو کس قدر متاثر کیا تھا، کوئی بھی پہلی نظر دیکھتے ہی سمجھ سکتا تھا۔ تبھی وہ شاہ پیلس چلے آئے تھے۔
شاہ پیلس کے مکینوں نے ان کا پر تو پاک استقبال کیا تھا، مگر شبیہ شاہ نے ان سے ملنے سے معذوری ظاہر کر دی تھی۔ تبھی عندلیب کو خود اس کے دروازے تک آنا پڑا تھا۔ ہلکی سی دستک پر ابیہ شاہ نے بیٹھ کر دروازہ کھولا تھا اور عندلیب کو سامنے پا کر شدت رہ گئی۔ آپ، وہ زیر لب بڑبڑائی، اسے اپنے امید نہیں تھی وہ خود چلی آئیں گی۔ ندامت کے احساس سے وہ چور سی ہو گئی۔ تم اسے اپنے رویے پر حق بجانب ہو، مگر میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی، اس نے اجازت دی اور بیٹھنے کے لیے بیڈ پر جگہ بنائی۔ ابیہ بیٹا، شادی دو خاندانوں کے ملن کا نام ہے اور سب سے نازک ڈور سے بندھا رشتہ ہے۔ آپ کے گھر والے کس طرح مانے ہیں ہم نہیں جانتے۔ شاویز نے کہا ہے کہ حقیقت ہی ابھی بتائے گا تو ایک بار پھر تمہیں تکلیف ہوگی، لہٰذا ہم خاموش ہیں۔ وقت حالات انسان جو بھی قصوروار ہے، لیکن بہرحال اب آپ شاویز کی قانونی اور شرعی طور پر بیوی ہیں۔ وہ آپ سے کسی قسم کی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا اور آپ کے فیصلے کا منتظر ہے۔ اگر آپ اس علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہو تو ہم تینوں نفوس آپ کے فیصلے کا احترام کریں گے اور شاویز کے بارے میں غلط مت سوچے گا۔ اس نے ہمیں نہیں بھیجا انفیکٹ اسے تو معلوم ہی نہیں کہ ہم یہاں آئے ہیں۔ انہوں نے لمحے بھر توقف کیا، شاید وہ سانس لینا چاہتی تھی۔ ابھی آپ ایک بات جان لیں، میرا بیٹا آپ کے بغیر بہت تنہا ہے۔ اس کی آنکھوں کی اداسی میں نے آپ کی تصویر دیکھی ہے۔ اس نے اپنے دل کی تمام شدت سے آپ کو چاہا ہے، مگر وقت نے کبھی اظہار کا موقع نہیں دیا۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں اس کے نتائج کو ایک بار ضرور سوچ لیجیے گا۔ اس نے نقصان کس کا ہے انجانے میں ایک بار پھر خسارے کا سودا مت کر لیجیے گا۔ رندے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے وہ آخر رو پڑی۔ وہ خود کشمکش کا شکار تھی تو انہیں کیا جواب دیتی؟ اور ہاں، کل ہم نے آپ کی فیملی کو ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، ضرور آنا، فکر مت کرو۔ شاویز آج کل لندن گیا ہوا ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو جواباً وہ چھیم کر مسکرا دی۔ ابیہ، تم اپنے والدین کو لانچ میں لے کر چلو، میں ذرا گاڑی پارک کروا دوں۔ اگلے دن ریحان شاہ اور امارا شاہ کے بے حد اصرار پر وہ ان کے ہمراہ شاویز ہاؤس آ گئی تھی اور وہ مطمئن تھی کیونکہ شاویز خان گھر پر نہیں تھا۔ چلے ماما، وہ ان کی رہنمائی کرنے لگی۔ عندلیب نے یہ جان بوجھ کر کیا تھا؟ کیا ہوا ہے؟ آپ کچھ اپنے افسر لگ رہی ہیں۔ انہیں اسست سا دیکھ کر امارا شاہ نے استفسار کیا۔ بس رات کو ان بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا تو طبیعت کچھ خراب ہے۔ جواب شہراز خان نے دیا تھا جو ان کی آمد پر بے حد خوش تھے۔ آپ رہنے دیں، میں دیکھ لیتی ہوں۔ انہیں مختلف لوازمات اٹھا کر ٹیبل پر رکھتے دیکھ کر بلا کر اس نے کہہ ہی دیا، اوکے بیٹا۔ عندلیب نے خوش دلی سے اجازت دی۔ آنٹی خانسما کہاں ہیں؟ کچن کو خالی پا کر اس نے پوچھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں سے یہیں رہتی ہے۔ ہو بیٹا، وہ 2 دن کی چھٹی پر ہے۔ کھانا باہر سے تیار کروایا ہے۔ اسے کھانے سے فراغت کے بعد برتن سمیٹے اور ملازمہ کو کچن صاف کرنے کی ہدایت دے کر خود لاؤنج میں چلی آئی جہاں تمام جملہ افراد خوش کپوں میں مگن تھے۔ میں نے اوپر کی روم کی انٹیریئر ڈیزائننگ دوبارہ کروائی ہے، تم دیکھنا چاہو گی؟ عندلیب نے کہا۔ نہیں بس ٹھیک ہے، وہ جھجک گئی۔ دیکھ لو بیٹا، آپ کی آنٹی اتنے پیار سے کہہ رہی ہیں۔ ریحان شاہ نے سرزش کی تو وہ ناچار اٹھ کر اوپر چلی آئی۔ چند لمحے ادھر گھومنے کے بعد وہ شاویز خان کے کمرے کی طرف چلی۔ دروازہ بند تھا، نہ جانے کیوں اس کے قدم وہیں تھم سے گئے۔ اسے اضطرابی انداز میں دروازہ کھولا اور قدم بڑھا دی۔ کمرے میں خوب اندھیرا تھا، اسے عجیب سی گھبراہٹ کا احساس ہوا۔ ابیہ شاہ نے بڑھ کر لائٹ آن کی، تمام کمرہ روشن سینے سے بھر گیا۔ ہر چیز بالکل ویسے ہی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی، حتیٰ کہ بے حد قیمتی واز میں لگے سفید پھول بھی وہیں تھے جو اب اپنی رنگت اور تازگی کھو چکے تھے۔ اچانک اس کی نظر بیڈ پر اوندھے لیٹے شاویز خان پر پڑی تھی اور ایک اور دھوکہ، شدید غصے کی لہر اس کے وجود پر سرایت کر گئی۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس نے کلس کر سوچا، مگر اسے یوں بے سود پڑے دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا جو روشنی کی وجہ سے ہوئی تبدیلی پر بھی مزاحمت نہیں کر رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس پر سے کمبل کھینچا تھا۔ وہ ہلکا سا کسمسا کر سیدھا ہوا۔ یہ کیا حرکت ہے حرم؟ وہ کراہ کر بولا، ساتھ ہی آنکھیں بھی کھولی تھی۔ تم؟ اسے دیکھتے ہی وہ بڑک رفتاری سے اٹھ بیٹھا تھا۔ تم نے پھر مجھے یہاں دھوکے سے بلوایا ہے، دھوکے باز ہو تم۔ وہ تنفر سے جھٹکتی غصے سے کمرے سے باہر نکلنے والی تھی جب اس نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ ہٹو میرے راستے سے۔ میں تمہیں رکنے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن پلیز 2 منٹ اس کمرے میں میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، شاید میرے طرز سے دل کو سکون مل جائے۔ اور تم یہاں کیسے ہو؟ یہ بات میں خود نہیں جانتا۔ آنکھوں میں بولتی بے بسی اس کے لہجے میں کہیں زیادہ اہم تھی اور نہ جانے کیوں وہ مان گئی تھی۔ کیا میں تمہارا نام لے سکتا ہوں؟ شاویز خان نے بڑی معصومیت سے پوچھا تھا اور ابیہ شاہ سنجلا اٹھی تھی۔ اے پیاری لڑکی، یہ شخص جو ہارا ہوا ہے، جس نے بے چینیاں اپنے دل میں سمو لی ہیں، یہ شخص آپ سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اس نے آپ کے والد کے قدموں میں گر کر آپ کی بے گناہی کا اعتراف کیا ہے۔ یہ شخص ساری زندگی آپ کی یاد میں تڑپنے کے لیے تیار ہے، جیسے آپ نے کہا تھا، بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے اور بے چین ہے۔ وہ نادم ہے اور خطاوار ہے۔ وہ بہت احترام سے اپنے دل کی حالت بتا رہا تھا۔ شاویز خان اسے پہلے سے بے حد کمزور نظر آ رہا تھا۔ اس کی ہمہ وقت مسکراتی آنکھوں کے دیپ بہت مدھم دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی شکست کے اثرات اس کے خوبصورت خد و خال میں گھر کر گئے تھے۔ اس کی حالت کی حقیقت اس سے سوا
किया थी कि सिवा क्या थी कि वो शख्स सच कह रहा था। मैं वापस आने के लिए नहीं कहूँगा, मगर मुझे आपकी ज़रूरत है। उसकी आंखों में आस थी। मैं आपको मुझसे नहीं, उस लड़की से मोहब्बत है जिससे आपने पहली बार फ़ोन पर बात की, जिससे 9 माह का ताल्लुक़ रहा। मैं तो बस ऐसी ही बीच में आ गई। ये दूसरा रिश्ता मैं नहीं बरकरार रख सकती। वो उसकी सुनहरी आंखें मोटे मोटे आंसू से भर गई थी। नहीं, ये सच नहीं है। मुझे वो नहीं मालूम कि बोर्ड पर किस लड़की की उंगलियां मेरे लिए जवाब लिखती थी। मुझे नहीं मालूम कि किस लड़की की आवाज़ पहली बार मेरे कानों ने सुनी। मुझे बस इतना मालूम है कि मेरा रूह का रिश्ता उस लड़की के साथ जिसका नाम अभिलाषा है, जिसकी तस्वीर मेरे दिल में है, जिसकी पसंद नापसंद और आदत सब कुछ मुख्तलिफ है। मैं इकरार करता हूँ, मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया, सिर्फ आपसे। वो तड़प कर उसके शकूक शुबहात की वजाहत कर रहा था। उसने बेचैनी से उसके हाथ थमे थे और अभिलाषा उछल कर रह गई। उससे बेहद तेज़ भी बुखार था। उसकी आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे। आपको बुखार है? उसने लुझ कर पूछा। हाँ शायद। ये शायद क्या होता है? वाकई टेम्परेचर है। वो लम्हों में परेशान हो उठी। काश मैं आपको रोक पाता। उसने बड़ी आस से ख्वाहिश की थी। आप मुझे रोकेंगे तो नहीं, मैं रुकूंगी कैसे? आप मुझे रोकेंगे नहीं तो मैं रुकूंगी कैसे? उसके दिल ने लम्हों में फैसला किया था। मतलब यानी कि तुम? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच अभिया। जिन लोगों से मैं प्यार करती हूँ वो मुझे अभिया कहते हैं। मुझे मालूम है। वो शरारत से मुस्कुराया। कैसे? वो हैरान हुई। आरिश ने बताया था। वो सर खुजा कर बोला। वो इस वक्त ये जिक्र नहीं करना चाहता था, मगर फिर भी वो उनके बीच आ गई थी। अभिया शाह ने रुख मोड़ लिया था। तुम सिर्फ मेरी बिया हो, सिर्फ ये बात रखो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? उसके हाथ थाम कर मुश्किल सा बोला। जवाबन वो चंद में उसकी दिलकश खदुकाल देखती रही, फिर उसके लबों पर हाथ रखते। ये टॉपिक अब हमारे बीच कभी नहीं आएगा, उसने नरमी से कहा। और इतनी खूबसूरत जवाब पर वह निहाल हो उठा था। फ़ौरन बाजुओं के घेरे में लेकर उसे अपने वफ़ाओं का यकीन दिलाया था। मैं तुमसे वादा करता हूँ बिया, आइंदा तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा, तुम्हारे यकीन को कभी नहीं तोड़ूंगा। तुम बहुत अजीम लड़की हो जो तुमने इस सबके गुनाह माफ़ कर दिए। उसने चेहरा अपने सामने लाते हुए उसने अपने एक जज्ब से कहा। अगर मैं किसी को माफ़ न करती तो भी उस नफ़रत की आग में मुझे ही जल रहा था। शावेज़ आरिश ने जो किया उसका फ़ेल था। उससे ताल्लुक़ तोड़कर मैं उसकी ज़ात से कहीं ज़्यादा अपने वालिदैन और अपनी ज़ात को नुकसान पहुँचाती। बहुत दिन मैंने अपने दूरियों में गुजार दिए, कुदरतों और साफ्तों में गुजार दिया। मैं मज़ीद अपने से दूर नहीं रह सकती। शायद आज पहली बार उसने खुलकर शावेज़ खान के सामने अपने जज्बों का इजहार किया था। वो सब आपके हैं मादाम, तो ये इंसान, उसने शरारत से उसकी लट खींची। ये भी तो मेरा है, उसने बरजस्ता जवाब दिया। तो शावेज़ खान ने बेसाख्ता उसके बालों को अपने लबों से छुआ था। वो उसकी बेपनाह गुर्बत पर बुरी तरह पैसल हुई थी। आप बहुत खराब हैं, बच्चों की तरह करते हैं। थोड़े से दिन में पास नहीं थी और कितने वीक हो गए हैं, और तबीयत भी ख़राब कर ली है। वो सचमुच बीवियों की तरह लड़ रही थी। अब तुम आ गई हो ना, तो मेरा ख्याल रखा करना। अब ये काम भी मैं करूँ? नहीं, तुम बस मेरे पास रहना, बाकी काम मैं खुद करूँगा। वो मासूमियत से बोला। बहुत गलत हैं। वो झेम कर मुस्कुराई और उसकी हमरा लाउंज में आ गई। बाकी तमाम अफराद को भी ये खूबसूरत तब्दीली और खुशखबरी सुनाना थी। अभिया शाह बेहद खुश थी। मोहब्बत सच्ची हो तो उसे मंजिल ज़रूर मिलती है और मोहब्बतें तो अपनी जगह खुद बना लेती हैं। शावेज़ खान की मोहब्बत को भी अभिया शाह ने अपने दिल में पाया। जब उसने अपने मन को टटोला कर देखा तो वहाँ उसके अलावा कोई नहीं था। जब कुदरत ने उसका जोड़ शावेज़ खान के साथ बताया है तो फिर वो कैसे उस रिश्ते को तोड़ती? उसने जब सब को माफ़ कर दिया तो फिर उस शख्स को कैसे सजा देती जिसका वजूद खुद उसके दिल का चैन था? है ना मोहब्बत बड़ा भेद। तो ये था आज के नावल के लास्ट पार्ट का एंड, जिसका नाम था वफ़ा के रागुज़र। कैसा लगा आप सबको नावल? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर दीजिएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाने लेकर सब्सक्राइब में चैनल आपसे प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक और न्यू नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।